बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ तूने सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए स्टैंड लिया है, मगर बलाज मैं जिंदगी भर तेरा करता रहूंगा। कार में बैठने से पहले सिद्ध ने बहुत मशकूर अंदाज मुझसे कहा था। बलाज को लगा उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। और तू मुझे कितना हर्ट करा है ये सब कह के वो सोचा है। उसने तासुब भरी नजरों से उसे देखा जो एक लिटा हुआ शख्स बना खड़ा था। सबूही बेगम और जवेरिया बेगम के कहने पर रुखसती भी आज ही की जा रही थी। दानीन बिल्कुल बेजान मूरत बनी पीछे गाड़ी में जवेरिया बेगम के साथ बैठी थी। रुखसत होते वक्त भी उसकी आंख से एक आंसू न गिरा था। आज वो दुल्हन बनकर रुखसत नहीं हो रही थी, बल्कि एक बोझ, एक मजबूरी के तौर पर एक शख्स की जिंदगी में शामिल की गई थी, जो इसकी इज्जत का जनाजा अपने एहसानों की बग्गी पर लेकर जा रहा था। नहीं बाराज, मुझे बोलने दे यार। तू मुहाफिज है और आज वाकई इस बात पर खरा उतरा है। मेरी बहन मेरी कुल कायनात है, वो बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखियो। लहजे में बहुत आजी और बेबसी थी। बालाज ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तू बेफिक्र हो जा, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। उसकी पश्च को थपक कर दिलासा देता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दिलो दिमाग इस वक्त बिल्कुल खाली था। ना उधर दानीन हसन थी, ना उदन बशीर। यहाँ तक कि उसे ये भी याद ना था कि वो बालाज जुल्फिकार है। आज सिर्फ वो एक माँ का बेटा था, जिसके कहने पर एक अनजान लड़की के हकूक हमेशा के लिए अपने नाम करवाया था। मगर अब वो कहाँ अनजान थी। अब सिर्फ वो थी और उसी ने रहना था। बाकी सब तो बहुत पीछे रह गया था। बैंक्वेट से अपार्टमेंट का रास्ता 20 मिनट का था और इन 20 मिनट के दौरान गाड़ी में कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। पार्किंग में कार रुकी तो जवेरिया बेगम और रुदाबा उस साकित वजूद को लेकर नीचे उतर गईं, जबकि उसने कार टर्न करते हुए वापस मेन गेट की तरफ मोड़ ली। जवेरिया बेगम चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी थी, क्योंकि जानती थी ये वक्त उनके बेटे के लिए बहुत मुश्किल था। मगर जो हादसा उस मासूम लड़की के साथ हुआ था, उसे बर्दाश्त करना भी आसान ना था। घर में दाखिल हुए तो फारिया और सारिम पहले ही मौजूद थे। वेलकम मोमदानी। फारिया पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया, मगर वो अपने आवाज में ही कब थी। बेतासुर नजरों से उसे देखा और नजरें झुका गई। दानीन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं कराची अपनी भाभी लेने आई थी। माहौल की सोगवारियत खत्म करने के लिए दावे भी चहक कर बोली। चलो बच्ची को कमरे में ले जाओ, थक गई होगी। जवेरिया बेगम ने उसकी खामोशी देखकर प्यार से कहा। हाँ, सारम और मैं भी कब से तुम्हारे फूहड़ मेजर का कमरा ही सेट करने में लगे थे। फारिया खिलखिलाकर बोली। रुदाबा ने घूर कर उसे देखा। क्यों पहले ही दिन भाई का इंप्रेशन खराब कर रही हो मेरी भाभी के सामने बुराइयां करके। बालाज के कमरे की तरफ ले जाती गुस्से से बोली। अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि दानी के कदम वहीं ठहर गए। एक नजर फारिया को देखा और डुबडुबाई नजरों से सर नफी में हिला दिया। अभी उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि जिस शख्स ने उसका सब कुछ उजाड़ दिया उसी की फेट सजाए। फातिया ने एक नजर जवेरिया बेगम को देखा, जो एक दुखी सांस भरकर रह गई। ये वक्त दानीन के लिए भी मुश्किल था, उसे भी सब एक्सेप्ट करने के लिए वक्त चाहिए था। और फिर फारिया उसे अपने रूम की जानिब लेकर बढ़ गई। रुदाबा ने एक नजर माँ को देखा, जो खामोश रहने का इशारा करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो भी उन्हीं के पीछे होली थी। ये 4 कमरों और एक लॉन्च पर मुश्तमिल जदीद तर्ज का अपार्टमेंट था। जब बलाज कराची आता यहीं स्टे करता था। इसका कोना कोना बलाज जुल्फिकार के आला ज़ौक़ की मुंह बोलती तस्वीर था। दानीन ये लो, माहीन भाभी कह रही थी वो सुबह तुम्हारा सामान भिजवा देंगी। उसे खामोशी से सोफे पर बैठा देख फारिया ने मुखातिब किया तो वो चौंकी और कपड़े लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। फारिया ने फिक्रमंदी से उसे देखा, जो किसी रोबोट की तरह एक्ट कर रही थी। उसने एक नजर टेबल पर पड़े जेवरात पर डाली, जो उसी ने उतारे थे, समेट कर ड्रॉ में डाल दिए। तकरीबन 20 मिनट बाद सादा सी लाइट फिरोजी कमीज शलवार में नहाकर बाहर निकली। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। मुझे जान माज दे दोगी? दुपट्टा ओढ़कर उसे देखा। फारिया, जो कब से उसकी हरकतों सकनात देख रही थी, चौंक कर सर हिलाया और साइड टेबल से जानमाल उठाकर दे दी। और फिर खुद भी एक गहरी सांस भरती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। अब अगला सीन। एक वीरान कफन सदा कमरे में कैद वो जंजीरों में जकड़ी पड़ी थी। गला प्यास से सूख रहा था। आंखों की कीड़ सलके उसके कई रातों से जागने की कमासी कर रहे थे। वो गम से निढाल बिल्कुल तन्हा किसी कैदी की तरह पड़ी सिसक रही थी, मगर कोई उसकी आवाजारी सुनने वाला मौजूद ना था। अचानक उसकी आवाजें खौफनाक आवाजों में तब्दील होने लगी। या अल्लाह! वो झटके से उठी और साइड लैम्प ऑन किया। पूरा चेहरा पसीने से तर हो रहा था। ये कैसा ख्वाब था, इतना अजीब। माथे से पसीना पोंछकर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। रात का 1 बज रहा था। इस्लामाबाद में लोग तकरीबन 10 बजे तक सो जाते थे, लिहाजा उसकी भी काफी नींद पूरी हो चुकी थी। मगर उस बेमकसद ख्वाब ने उसके दिल में बेचैनी सी पैदा कर दी थी। बेड से उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी।
वजू करके तहज्जुद पढ़ने को खड़ी हो गई थी। बारात से बात किए 1 हफ्ता गुजर चुका था। उसने दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं किया था, मगर इस बार बेचैनी कुछ अजीब सी थी जो उसे एक पल के लिए भी करार लेने नहीं दे रही थी। वरना तो वो पूरा पूरा महीना भी इसके ओल्ड मैसेजेस पढ़कर गुजार देती थी, लेकिन इस बार ये 1 हफ्ता बहुत भारी गुजरा था। क्या तुम्हारी यादें मुझे कम पड़ गई जो इन खौफनाक ख्वाबों ने तुम्हारी जगह लेने की जुर्रत कर ली मेजर बलाच? दुआ के लिए बैठे बहुत बेचैनी से सोचा। 2 आंसू बहुत खामोशी से उसके गाल पर फिसले थे, जिन्हें जल्दी से पोंछती सर झटक कर दुआ में मशगूल हो गई। रब से अपने लिए ढेर सारा सुकून मांगने लगी, क्योंकि दिलों को इत्मीनान बख्शने वाली जात तो बस वही है। अब अगला सीन। सारी रात सड़कें नापकर सुबह 4 बजे के करीब घर लौटा था। कमरे की जानिब बढ़ते बहुत से खदशात दिलो दिमाग में हलचल मचा रहे थे, और सबसे बड़ा खदशा वो दुल्हन बना वजूद था। जितना वो उसे जानता था, वो इतनी आसानी से तो सब कुछ कबूल करने वाली ना थी। यानी एक नया तूफान उसका असाब से टकराने के लिए मुंतजिर था। आंखें बंद करके गहरी सांस फिजा के सपोर्ट की और दरवाजे का नॉब घुमाकर कमरे में दाखिल हुआ तो बिल्कुल अंधेरा था। लाइट्स ऑन की तो जहां नई दुल्हन को उसका मुंतजिर होना चाहिए था, वहां खाली बेड था। चंद पल वो यूं ही खड़ा रहा। बहुत शुक्रिया दानीन हसन, जो तुमने उस अजाब से गुजरने से मुझे बचा लिया। मैं भी तुम्हारे वजूद को अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त करने का कायल नहीं। सर झटकता अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अब अगला सीन। नैनी मेरी जान। उसके बालों में नरमी से हाथ फेर कर उठाना चाहा। वो हल्का सा कसमसाई और मंदी मंदी आंखों से अपने बराबर में बैठी माहीन को देखने लगी। जब समझ आया तो एक झटके से उठ बैठी। आप यहाँ? अपनी कनपटी दबाते उसके लबों से बस इतना ही निकला था। सर दर्द से फट रहा था। तुम भूल रही हो, शायद दुल्हन के घर वाले सुबह नाश्ता लेकर आते हैं, हम भी इसीलिए आए हैं। मुस्कुराकर उसे अपने साथ लगा लिया। दानीन के लबों पर जहरगंद मुस्कुराहट फैल गई। क्या मैं आपको दुल्हन नजर आती हूँ भाभी? दानीन भूल जाओ सब कुछ, आगे बढ़ो और एक्सेप्ट करो। बारात भाई बहुत अच्छे इंसान। नहीं, नहीं सुनना एक लफ्ज भी मुझे, प्लीज बस कर दें। उसकी बात काट कर चीखती अपना सर थाम गई। अच्छा कुछ नहीं कह रही मैं। मेरी जान प्लीज कुछ खा लो वरना बीमार पड़ जाओगी। उसकी हालत देखकर फौरन बात बदल गई। मामा नहीं आई? सर उठाकर उसे देखा। सब बताऊंगी, पहले नाश्ता करो, शाबाश। उसे खड़ा करके वॉशरूम की तरफ भेजा। वो भी खामोशी से मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो जवेरिया बेगम और रुदाबा भी कमरे में आ चुकी थी। वो भी खामोशी से सोफे पर उन्हीं के साथ बैठ गई। चलो शाबाश, नाश्ता करो बेटा। उसका माथा चूमकर शफकत से बोली। मैंने सुना है दानीन को चाइनीज बहुत अच्छा बनाना आता है। रुदाबा ने ऑमलेट की प्लेट उसके आगे रखते हुए पूछा। हाँ, ये तो है, बड़ा जबरदस्त बनाती है, मगर मूड खुशगवार हो तभी मिलता है थाम गरीबों को तो। अब देखो ससुराल वालों की कैसे खिदमतें करती है। माहिन उसे छेड़ते हुए बोली, मगर वो सर झुकाए जूस के छोटे छोटे से फलक में उतार रही थी। ये फारिया और बालाज भाई वगैरह नजर नहीं आ रहे। माहिन ने उनकी गैर मौजूदगी महसूस करते जवेरिया बेगम से पूछा। सुबह फार्म हाउस पर अटैक हुआ था, 8 बजे ही निकल गए थे तीनों। काफी मुतफक्किर सी बैठी थी, क्योंकि रात के बाद बालाज से बात भी ना हो सकी थी। आंटी मैं बता नहीं सकती, वो औरत देखने में कितनी सोबर सी लगती थी, मगर जो काम उसने किए हैं हम सभी हैरान हैं। माहिन तासुब से मैम अमारा के बारे में बता रही थी। बेटा, शक्लें देखकर किसी के किरदार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसे आप बताओ कब की फ्लाइट है आप लोगों की? उनकी बात पर दानिना ने नासमझी से उन्हें देखा, फिर माहीन को देखा। कौन सी फ्लाइट? चौंक कर बोली। माहीन ने एक नजर जवेरिया बेगम को देखा जो सब बताने का इशारा दे रही थी। दानीन, असद हमें लेकर कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, कल शाम की फ्लाइट है हमारी। उसका हाथ थामकर बहुत नरमी से बोली थी, मगर दानीन को तो जैसे सत्ता तारी हो गया था। बेयकीनी जैसे तकती चली गई। कितनी बड़ी बात उससे छुपाई गई थी। उसके अंदर जैसे एक बार फिर तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। नैनी, उसकी ताबील खामोशी पर उसने खुद ही मुतवज्जा किया। हाँ, ओके, अच्छी बात है। लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर खुद को नॉर्मल रखने की नाकाम कोशिश की। चलो तैयार हो जाओ, शाबाश, हम सुबह के पास चल रहे हैं ताकि कुछ हेल्प करा दें। हाँ, मैं तुम्हारा सामान भी ले आई थी, रखा हुआ है। माहिन को उसके रिएक्शन की बिल्कुल उम्मीद ना थी। वो सारी लाते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। अब अगला सीन। वो अगले दिन तक उन लोगों के साथ खुद को नॉर्मल ही जाहिर करती रही। आंख से एक आंसू भी ना टपका था, और सबूही बेगम अच्छी तरह जानती थी ये उसकी सख्त नाराजगी का ऐलान था। वो तीनों उसी दिन की शाम को लड़कियों को रेस्क्यू करवा कर वापस आ गए थे। संतो बाई की अकेडमी पर भी छापा मारा जा चुका था, मगर खुफिया जराये ने उसके बाहर मुल्क जाने की तस्दीक कर दी थी। लिहाजा उनका कराची में ठहरना नामुमकिन ना था।
अगले दिन रात को उनकी भी इस्लामाबाद की रवानगी थी। बारात की रात के बाद बलाज को वो अब नजर आई थी। मेहरून कुर्ता पजामे पर शेफून का हमरंग दुपट्टा ओढ़े, बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। इबाद का हाथ पकड़े कार से उतर रही थी। वो लोग असद वगैरह को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, जबकि बलाज अपनी कार के पास खड़ा उन्हीं का इंतजार कर रहा था। इस कदर खामोशी के बाद तो मुझे लग रहा है कोई तूफान आएगा। सारम बहुत आहिस्ता से बड़बड़ाया था। बलाज ने दान पीसन अगवारी से उसे देखा। मजाक कर रहा हूँ। उसकी नजरों से फौरन संभला और उसके साथ एयरपोर्ट के अंदर की जाने बढ़ गया। नैनी, नाराज हो बहुत। असद उसे बाकी सबसे थोड़ा दूर ले आया था, क्योंकि वो टिकट्स और पासपोर्ट्स के चक्कर में इतना उलझा था कि उसे बात करने का मौका ही ना मिल सका था। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? उसे देखने के बजाय गिट से गुजरते लोगों को देखते मुसलसल लब काट रही थी, जैसे अपने आंसू जब्त करने की कोशिश में हो। नैनी, उसका रुख अपनी जानिब करते सीने से लगा लिया। जानता था उसकी छोटी सी गुड़िया उन सबसे बहुत खफा थी। आई एम सॉरी मेरा बच्चा। उसके बालों पर प्यार करते मोहब्बत से बोला, और दानिन हसन के तमाम बंद पाई के बाहों में आकर टूट पड़े। यकदम ही सिसक उठी थी। मुझे भी साथ ले जाए भाई, मैं कैसे रहूंगी यहाँ अकेली? उसके सीने में मुंह छुपाए मासूम बच्चे की तरह बोली। क्यों मेरी जान, अकेली क्यों हो गई? आंटी है, रुदाबा है, बालाज है, इतने सारे उसके अपने बन गए हैं अब तो। उसकी पीठ से लाते बोला तो इसी पल उससे अलग हुई। वो मेरे नहीं बल्कि आपके और मामा के अपने हैं, तभी तो उनके पास छोड़कर जा रहे हैं मुझे। हथेली की पच से आंसू रगड़ते गुस्से से बोली। असद के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मेरी भोली बच्ची, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। अब रोना बंद करो, शाबाश। उसका माथा चूमकर खफा खफा सा चेहरा देखा। असद, रिसेप्शन पर तेरा नाम कॉल हुआ है। काफी देर से खड़े बलाज को उन दोनों बहन भाइयों को एक दूसरे में मगन देकर मुदाखलत करनी पड़ी। दानी ने झट अपने आंसू साफ किए। हाँ, आ रहा हूँ। नैनी, मामा से बात कर लो, ओके? उसका काल थपक बलाज के साथ आगे बढ़ गया, जबकि वो भी सहूबी बेगम के पास आ गई, जो इन्हें दोनों को देख रही थी। मेरी बेटी नाराज है? उसकी थोड़ी पकड़कर प्यार से बोली, तो वो नफी में सर हिलाते उनके गले से लग गई। आई मिस यू मामा। नम लहजे में कहते उनकी आंखें भी भीग हो गई। मेरी अच्छी बच्ची है मेरी नैनी, तो अपना ख्याल रखेगी ना? मोहब्बत से बोली, जिसे छोड़कर वो बहुत दूर जा रही थी। वो नम आंखों से सर हिलाते उनके कंधे पर सर रख गई। फिर उनके फ्लाइट का वक्त हुआ तो दानीन एक बार फिर सबके गले लगकर खूब रोई थी। उन्हें रुखसत करके वापसी पर वो बिल्कुल खामोशी से दौड़ती भागती गाड़ियों को देखती रही, क्योंकि ड्राइविंग बलाज जुल्फिकार कर रहा था, जो इसके लिए दुनिया की सबसे काबिल नफरत हस्ती थी। बालाज ने बस एक नजर उसे देखा था, फिर सर झटकता ड्राइविंग की जाने मुतवज्जा हो गया। अब अगला सीन। आज वो लोग इस्लामाबाद पहुंचे थे, मगर बलाज को वजीरिस्तान जाने के ऑर्डर्स मिल गए थे, इसलिए वो सीधा हेडक्वार्टर से वजीरिस्तान रवाना हो गया था। जबकि दानी इन दोनों के साथ बलाज मेंशन आ गई थी। अभी उनकी गाड़ी पोर्च में रुकी थी जब एक गार्ड ने आकर दरवाजा खोला। सलाम बेगम साहब। बहादुर खान ने झट सलाम किया, मगर गाड़ी से उतरते एक नए मेहमान को देखकर खामोश सा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा। इसे जवाब देकर दानीन को अपने साथ लगाते हुए रुदाबा के साथ अंदर ले आई। वो कुछ झिझक भी रही थी उनके इतने खलूस पर, जबकि अब तक उसने एक बार भी उनसे सही से बात नहीं की थी। यकदम ही उसे शर्मिंदगी ने आ घेरा। घर में दाखिल हुई तो दानीन इस बात का फैसला न कर सकी कि वो घर था या महल। पूरे लाउंज में हर चीज खूबसूरत और कीमती थी। अभी वो लाउंज का जायजा ही ले रही थी जब किसी ने गंभीर आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम जुल्फिकार, आप भी हद करते हैं। बहू कराची से इस्लामाबाद आई है और आप एयरपोर्ट भी नहीं आए। उन्होंने नाराजगी से कहा। वो शादी की रात ही उन्हें तमाम तफसीलात से आगाह कर चुकी थी, और उनके फैसले पर जुल्फिकार साहब को भी कोई एतराज नहीं था। भाई बहुत माजरत, मेरी बेटी को मैं लेने ना आ सका। उनके बराबर में खड़ी दानीन को देखकर शफकत से बोले, यहाँ आओ मेरे पास। उन्होंने अपने पास बुलाया तो वो कुछ झिझक कर उनके करीब हो गई। मेरे बेहतरीन दोस्त हसन की निशानी हो तुम दानीन, और अब मेरी बहू हो, इसलिए इसे अपना ही घर समझना बेटा। उसे अपने गले से लगाकर शफकत से बोले तो उसकी आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। यार दानीन, जुबान कराची छोड़कर तो नहीं आ गई? क्योंकि तुम्हारी इतनी खामोशी मुझे हजम नहीं हो रही। रुदाबा चहक कर बोली, जबकि दानीन झींप सी गई थी। तो थकी हुई है बच्ची, अब तुम्हारी तरह आते ही शुरू हो जाए। जवीरिया बेगम घूर कर बोली। हाँ, रेस्ट करो आप बेटा, डिनर पर तफसील से बात होगी। जुल्फिकार साहब के कहने पर जवीरिया बेगम ने उसे रुदाबा के साथ ऊपर भिजवा दिया। ये रहा तुम्हारा कमरा, इसमें लेटो बैठो, सेटिंग चेंज करो, जो जी में आए करो। एक बड़े से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, जो ब्लैक एंड व्हाइट थीम से डेकोरेट किया गया था। वो दिल ही दिल में दाद दिए बगैर ना रह सकी।
चलो मैं भी कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, तुम भी रेस्ट करो। तुम्हारा सूटकेस पहले ही रखवा दिया है मॉम ने यहाँ, ओके। उसके काल पर किस करती बाहर निकल गई। उसने गहरी सांस भरकर दरवाजा बंद किया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे भी तो क्या करे। वो सिर्फ एक शख्स की वजह से उन पुरखलूस लोगों से कभी भी बदसलूकी नहीं कर सकती थी, लेकिन करे भी तो क्या। क्या एक फैमिली मेंबर की तरह साथ रहे। मगर उस शख्स को तो कबूल नहीं किया था उसने। और सिर्फ उसने क्या, बलाद जुल्फिकार भी उसे किसी सूरत कबूल करने वाला ना था। ये बात तो वो भी अच्छी तरह से जानती थी। पूरे कमरे को खाली और जहनी से देख रही थी। बिला इरादा ही अलमारी खोली तो पूरी जेंट्स ड्रेसेस से भरी थी। दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। इसका मतलब ये उसका कमरा है, सरगोशी में बोली और दांत पीसकर कबर्ड बंद की। मगर बेबसी सी बेबसी थी। वो चाहकर भी दूसरे कमरे की फरमाइश नहीं कर सकती थी। लब भींचते बैग खोलकर कपड़े निकाले और वॉशरूम की जाने बढ़ गई। अब अगला सीन। आंटी मैं अंदर आ जाऊं? उनके कमरे के दरवाजे पर खड़े दस्तक दी। अरे आओ ना बेटा, अपने बैग की जिप बंद करते प्यार से बोली। आप जा रही हैं कहीं? हाँ बहुत दिन हो गए हैं क्लब गए, आज सोच रही हूँ चक्कर लगा लूं, तुम भी साथ चलो, बोर हो जाओगी घर पर। नहीं थैंक यू आंटी, वो मुझे बात करनी थी आपसे। कुछ झिझक कर बोली। जो बात कहने जा रही थी उसके लिए ढेर सारी हिम्मत भी चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा, और इतना फॉर्मल बिहेव बिल्कुल भी मत करो, माँ हूं मैं भी तुम्हारी। अपने साथ बेड पर बिठाती टपट कर बोली तो दानीन के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो मैं अगर अलग रूम में रहूं? बिल्कुल नहीं। उसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही वो टोक गई। दानीन ने घबरा कर उन्हें देखा, मगर चेहरे पर पहले जैसे नरम तासुरात ही थे। मैं हर बात से आगाह हूं दानीन, जो कुछ बलाद ने मिशन के चक्कर में तुम्हारे साथ किया। वो एक पल के लिए रुकी थी। लेकिन तुम खुद अपने दिल से इंसाफ करो, क्या बलाज ने गलत किया था? आज जवाब देने की पारी दानीन हसन की थी। वो अपना सर झुका गई। मगर उनका तरीका गलत था, और मैंने तब भी कहा था मैं बेकसूर हूं। मगर सीढ़ी आपके पास ही निकली थी ना। वो फिर वहीं आ गई। दानीन सख्ती से अपना लब खींच गई। आंखों में नमी जमा होने लगी थी, क्योंकि बस यही नुक्ता था जहां उसकी तमाम दलीलें रद्द हो जाती थीं और बलाज जुल्फिकार सही साबित हो जाता था। इसी वजह से दिन ब दिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बेटा मैं जानती हूँ बालाज का तरीका गलत था, उसे बिल्कुल तुम्हें ऐसा अगवा नहीं करना चाहिए था। मगर सोचो, अगर तुम अल्लाह ना करे उन लोगों को बचाने की बजाय उस गैंग के हाथ लग जाती तो क्या होता तुम्हारी फैमिली का। उनकी बात पर उसने तड़प कर उन्हें देखा। आंटी मुझे नहीं मालूम था कि वो औरत एक गैंग चला रही है, मैं बिल्कुल लाइम थी इस सब से। आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल पड़े। अल्लाह ने तुम्हें सही वक्त पर आगाह कर दिया, क्या ये काफी नहीं है बेटा? उसके आंसू साफ करती शफकत से बोली। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे बेटे पर बहुत गुस्सा है, और होना भी चाहिए, मगर इस गुस्से की वजह से तुम्हें तुम्हारे मकाम से हटने की इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम बीवी हो अब उसकी, और मेरी प्यारी सी बहू, और तुम्हारा मकाम बालाज का कमरा ही है, समझ आई? बहुत प्यार से उसके दिमाग में एक एक बात पिरो रही थी। मगर वो ये कैसे कहती कि अगर आपका बेटा ही मुझे कबूल ना करे तो कहाँ जाऊं। मगर खामोशी से सर हिला गई। शाबाश, इसकी फरमाबरदारी पर वो कुर्बान हो गई थी। चलो मैं एक 1.5 घंटे तक आ जाऊंगी, तब तक रुदाबा भी स्टेडियम से वापस आ जाएगी, ठीक है? उसका गाल थपक कर बाहर निकल गई थी, और इस समय वो खुद को काफी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। इनके जाने के बाद वो नीचे किचन में आई। हर टाइम का खाना जवेरिया बेगम की निगरानी में शेफ बनाता था। अब भी वही शेफ और एक मुलाजमा रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। बीबी कुछ चाहिए आपको? उसे किचन में दाखिल होता देख मुलाजमा ने मुद्दे अंदाज में पूछा। तो दानील को ना जाने क्यों इस पर बहुत हंसी आई थी, क्योंकि अपने घर में जब भी किचन में जाती थी हमेशा सुबुही बेगम किसी न किसी काम का ऑर्डर ही देती थी। हाँ, मुझे अल्फ्रेडो पास्ता बनाना है, उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मुस्कुराकर बोली। तो शेफ जुबैर ने हैरत से बानो को देखा। क्या हुआ, नहीं है इंग्रेडिएंट्स? उनकी वनक शक्ल ने देखकर वो खुद ही बोल पड़ी। वो दोनों ही गड़बड़ा गए। मैम आप तो सहमत कर रही हैं, हम बनाकर देते हैं ना आपको। जुबैर मुदबाना अंदाज में बोला। उसे जवेरिया बेगम से डंडे नहीं खाने थे उस नई नवेली लड़की से काम करवा कर। क्यों, तुम लोगों को शक है मैं अच्छा नहीं बनाऊंगी? मशकूक अंदाज में दोनों को घूरा। भला ऐसा कभी हुआ था कि वो खुद कुछ बनाने को कह रही थी और दूसरी जानिब से ना हो जाए? नहीं मैडम, बट जवेरिया मैडम हमें डांटेंगी, आपसे काम क्यों करवाया? उसने झट सफाई पेश की। तानीन के माथे के बल भी खुद ही कम हो गए थे। अरे कुछ नहीं कहेंगी, तुम बस सामान दो मुझे। अपने टॉप की स्लीव ऊंची करके अप्रन बांधने लगी तो वो लोग भी मुस्कुराकर कंधे अचका गए। अब अगला सीन। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उसका फोन ऑन और उसे कॉल करने के बावजूद वो रिसीव ना करे, मगर अब ऐसा क्या मुख्तलिफ हो गया था।
या उसे ऐसी कौन सी गलती सरदर्द हो गई थी कि वो सितमगर ऐसे चुपके मार मार रहा था। हाथ में मोबाइल थामे उसका नंबर घूर रही थी, कॉल जा रही थी मगर वो उठा नहीं रहा था। जब ही कमरे में दस्तक हुई। आ जाए। आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते वह मुश्किल बोली, बेटा क्या बात है, तुम तो जवेरिया की तरफ जाने का कह रही थी, गई नहीं? फौजिया बेगम ने उसे ऐसे बैठे देख हैरत से पूछा। जी चले, आप चल रही हैं? उठते हुए उनसे पूछा। नहीं, मेरी क्लब में मुलाकात हो गई थी, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारे बाबा एक जगह इनवाइटेड हैं, वहां जाना है हमें। उनके स्केड्यूल बताने पर वो भी सरिलाती बाहर निकल गई। पोर्च में पहुंची थी जब डॉक्टर हमाद की कार आ रुकी। दैनिक तौर पर इतने डिस्टर्ब थी कि उन्हें देखने के बावजूद भी सलाम ना कर सकी और अपनी कार की जानिब बढ़ गई। मुझे नहीं पता था मेरे जाने के बाद इतनी बेमुरवत हो जाएंगी आप, कि हाल अहवाल की तो दूर की बात, सलाम से भी जाएंगी। उनके मीठे से तंज पर आंखें मीच कर खोली और पलट कर उन्हें देखा। जो लबों पर हल्की मुस्कान लिए उसे ही देख रहे थे। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी, देख ना सकी। हैरत है कि आपको 6 फुट का इंसान नजर नहीं आया। मसनूई हैरत से उसे देखा, लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। हाँ, शायद ग्लासेस लगाने पड़ेंगे आपकी तरह आप। नफी में सिर हिलाते बहुत दुख से बोली, समझ गई थी वो बस तंग कर रहे हैं। क्या पूछ सकता हूँ, कौन खुशकिस्मत है जिसकी सोच इतनी जोरावर है कि बाकी सब कुछ धुंधला गया? इस बार उनका लहजा मुख्तलिफ था। उदय ने चौंक कर उन्हें देखा। जिस दिन आप अपनी डायरी के राज डिस्क्लोज कर देंगे, मैं भी अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर कर दूंगी। उदयन के पूरे स्टार लहजे पर शॉक रह गए, जैसे इस जवाब की तवक्को ना थी। फिर बहुत जानदार मुस्कुराहट उनके लबों पर आई थी। बेहतर है तुम अपने काम से जाओ। हंसते हुए अंदर की जानिब बढ़ गए, जबकि उदयन को अब उस डायरी में उनकी पोशीदा महबूबा के राजों का पक्का यकीन हो चुका था। अब अगला सीन। इसकी बनाई हुई डिश सबको बहुत पसंद आई थी और अपनी बनाई गई चीज की तारीफ सुनकर जैसे वो खिल उठी थी। उसकी मासूमियत देखकर जवेरिया बेगम बस मुस्कुरा रही थी, जिसका इतनी सी बात पर उसकी खामोशी और अफसुर्दगी का खोल टूट गया था। और अब रुदाबा से बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई। दानी, मैं तुम्हें सेंटोरस लेकर चलूंगी। क्या जबरदस्त विंटर कलेक्शन आया है। रुदाबा कब से इस्लामाबाद की जगहों के बारे में उसे बता रही थी। ये सेंटोरस भी कोई मॉल है यार, शुरू होते ही खत्म, वहां टोटल 4-5 दुकानें ही तो हैं, क्या चूज करोगी? नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली। ओ हेलो, जो भी है ब्रांडेड है, समझ आई? तुम्हारी कराची का ना लोकल नहीं मिलता। वो तो हसीनी ही चला गई थी। दानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जुल्फिकार साहब और जवेरिया साहिबा अपनी मुस्कुराहट जब्त के बस दोनों की सुन रहे थे। पागल, कराची में ब्रांड्स छोड़ो, मॉल ही इतने हैं, पूरा दिन गुजर जाएगा काउंटिंग करने में। उसे मजीद सुलगाया। कोई नहीं, ट्रैफिक जैम में दिन से रात होती होगी, वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है। हंसते हुए प्लेट में पास्ता निकाला। ऑब्वियसली मिनी पाकिस्तान है, अवाम है वहां, इस्लामाबाद की तरह थोड़ी पब्लिक प्लेस पर भी पब्लिक को ढूंढना पड़े। लब का कोना दबाकर कहती, बहुत प्यारी लगी थी। मॉम, कल लेकर जाऊंगी इसे और दिखाऊंगी अपना इस्लामाबाद। इसे घूरते शान से बोली, वो भी मुस्कुराते हुए खाने की जाने मुतवज्जा हो गई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम की आवाज पर चारों ने चौंक कर एंट्रेंस की तरफ देखा। अरे उधर आई है भाई। जुल्फिकार साहब खुशगवार लहजे में बोले। क्या बात है भाई, डिनर हो रहा है? मुस्कुराती हुई वहीं आ गई। हाँ, आओ बेटा, ज्वाइन करो हमें। जवेरिया बेगम मुस्कुराकर बोली, एक नजर दानीम को देखा जो ना समझी से उसे ही देख रही थी। उदन की निगाह जब खुद को तकती उस मासूम सी मोटी आंखों वाली गुड़िया पर पड़ी तो उसने चौंक कर जवेरिया बेगम को देखा। और ये लम्हा उन्हें बहुत मुश्किल लगा था। उदन, इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड की बेटी दानीन कराची से आई हैं। उन्होंने मुस्कुराकर बताया, जबकि दानीन और दोनों बाप बेटी ने हैरत से उन्हें देखा, जो उसकी असल पहचान छुपा गई थी। ओ हेलो, नाइस टू मीट यू दानीन। अपना नाजुक सा हाथ उसके सामने किया। उसने चौंक कर उस दिलकश लड़की को देखा और हाथ थाम लिया। सेम टू यू। आयशा से कहती खाने की जाने मुतवज्जा हो गई। जवेरिया बेगम जानती थी कि इस वक्त दानीन क्या सोच रही थी, मगर जो काम उनके बेटे को करना था वो खुद नहीं करना चाहती थी। और आंटी, कैसा रहा आपका टूर? वो तफसील पूछने लगी। अब टेबल पर वो और जवेरिया बेगम गुफ्तगू कर रहे थे। रुदाबा और जुल्फिकार साहब भी कुछ हिस्सा ले लेते, जबकि वो बस खामोशी से सबको सुन रही थी या कभी कभी एक हल्की सी स्माइल पास कर देती। जुल्फिकार साहब अपना फोन सुनने के लिए एक्सक्यूज करते उठ गए थे। एक फैमिली मेंबर कम है क्यों? पानी का सिप लेती आम से लहजे में बोली, मगर उसके लहजे में छुपा इज़्तिराब वो जान गई थी। बेटा, न जाने कौन सा काम था, वजीरिस्तान जा बैठे हैं अब वो। उन्होंने भी आम से अंदाज में बता दिया। हाँ, शायद वहां सिग्नल का मसला होगा, तभी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मुस्कुराकर जैसे खुद को तसल्ली दी, जबकि दानी ने उसके जुक्र पर उकताकर उठ खड़ी हुई। बेटा दानीन, तुमने खाया क्या है? उसे उठता देखकर बोली।
नहीं आंटी, आप लोग खाएं, मेरा पेट भर गया। एंड उदन, नाइस टू मीट यू। मीठी मीठी सी मुस्कुराहट उसे देखकर सीढ़ियों की जाने बढ़ गई, जबकि उदन ने उसके हाथ पांव की मेहंदी को कुछ चौंक कर देखा, फिर सर झटक दोबारा रुदाबा और जवेरिया बेगम से बातों में लग गई। अब अगला सीन। 2 हफ्ते हो चुके थे उसे यहाँ आए, कुछ काम एजेंसी से मुतल्लिक भी था और कुछ इसे इस्लामाबाद से भी दूर रहना था। मगर ये सिलसिला कब तक जारी रहना था, वो कब तक हकीकत से भाग सकता था। उसे नहीं मालूम था कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर ले आएगी कि उदन बशीर की कॉल रिसीव ना करे। उसने कभी उदन से कोई वादे वईद नहीं किए थे जो वो उससे कतराता फिरता, मगर कुछ था उनके दरमियान जो बगैर कहे सुने ही तय हो चुका था, और यही बात बला जुल्फिकार को चैन नहीं लेने दे रही थी। उदन ने उससे मोहब्बत की थी और ये बात वो शुरू दिन से जानता था। अगर दानीन हसन बीच में ना आती तो उसने उसी से शादी करनी थी, मगर अब वो लड़की बीच में आ चुकी थी, और वो भी जबरदस्ती। बदतमीज। दानीन के साथ हुए पिछले तल्ख वाकयात जहन में आए तो इसके मुंह से बस इतना ही निकला था। वो एक पुरसकून और तहजीब याफ्ता माहौल में परवरिश पाने वाला शख्स था, जिसे दानीन की बदतमीजियों ने हद से नाला कर दिया था। वो चाहकर भी उस लड़के के बारे में कोई खुशकुन ख्याल नहीं ला सकता था। अपनी सोचों में उलझा ड्राइविंग कर रहा था जब भी उसका फोन बज उठा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई थी जो उसकी बढ़ी हुई शेप पर काफी जची थी। वालेकुम अस्सलाम बरखोरदार, आखिर कब तक वादियों में घूमने का इरादा है? कहें एक बार आज ही चला आऊंगा। मुस्कुराहट गहरी हुई थी। माँ से कब तक नाराज रहना है भाई? आप जानते हैं मैं उनसे नाराज नहीं रह सकता। फिर क्यों भाग रहे हो? स्टैंड ले ही लिया तो थोड़ी हिम्मत और सही। वो थोड़ी हिम्मत इकट्ठ वही थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करने ही आया था। तो अब बस वापस आ जाओ। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे हिजर में दुबली हो रही है। वो कुछ गमगीन लहजे में बोले। बालाज अपना कहकर जब्त ना कर सका। जलन हो रही है आपको? हाँ, बहुत पोजेसिव हूँ इस मामले में मैं। चलें ठीक है, निकालते हैं इसका भी हल। अल्लाह हाफिज। गहरी सांस भरकर मोबाइल डैशबोर्ड पर डाला और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। अब अगला सीन। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, ये मनहूस खेल रहे हैं या रेंग रहे हैं? फ्रंट रेट देखो कितना कम है। रिजा तब कर बोली। वो दोनों लाउंज में बैठी मैच देख रही थी, जबकि जवेरिया बेगम और जुल्फिकार साहब सोने जा चुके थे। इन गुजरे 2 हफ्तों में दानीन काफी हद तक घुल मिल गई थी, जिसमें ज्यादा हाथ और दाबा का ही था। फारिया भी 1-2 बार आ चुकी थी, मगर आजकल वो अपनी शादी की तैयारियों में मगन थी, जो अगले माह होने को तय पाई थी। जवेरिया बेगम ने उस दिन डाइनिंग टेबल वाली बात के बारे में उससे कुछ डिस्कस ना किया था, और ना ही उसने कोई जिक्र करने की कोशिश की थी। उसे जरूरत भी क्या थी भला? सबूही बेगम और माहीन से भी इसकी तकरीबन रोज ही बात हो जाती थी। वो लोग वहां काफी हद तक एडजस्ट हो चुके थे। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला बारिश करा दे, वरना इनसे तो कुछ नहीं होने वाला। अपनी लटों को कान के पीछे रस्ते उतार बोली। बेबी पिंक घुटनों तक आते टॉप और व्हाइट पजामे में छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मैं तो कह रही हूँ सोने चलते हैं, सुबह एफबी पर इकट्ठे गालियों के कमेंट्स पढ़ेंगे। कुशन गोद में रखकर जमाई रोकती बोली। दानिन वहीं सोफे पर नींद दराज हो गई। रात का 1 बज रहा था, तमाम नौकर भी अनेक्सी में जा चुके थे। यह अफरीदी को भी पता नहीं क्या पड़ी थी इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने की। एटलीस्ट कुछ होप तो रहती थी डक पर आउट होने की। रुदाबा खिलाकर बोली, जबकि वो बस घूर कर रह गई। अब अगला सीन। रात 2 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ तो पूरे घर में खामोशी का राज था। दरवाजा बंद करके लाउंज में आया तो एलईडी की लाइट पूरे लाउंज को रोशन कर रही थी, जिस पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे तबसरा कर रहे थे। उसने हैरत से स्क्रीन देखी, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और इतने खपते घर में कोई ना था कि जागकर मैच देखता। एलईडी ऑफ करने करीब आया तो उस खपते वजूद पर भी नजर पड़ी, जिसका एक हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था और दूसरा पेट पर था, जबकि दुपट्टा सोफे की बैग पर डाले मस्त नींद सो रही थी। बालाज ने सख्ती से अपने लब खींचे। एक ख्याल तो आया कि लानत भेजे, मगर सुबह तक उसका इस हाल में सोना कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि नौकर 7 बजे से ही काम पर लग जाते थे। उठो, रूम में जाओ। उसका कंधा हिलाकर उठाना चाहा, मगर वो कसमसाकर पेट पर रखा हाथ मुंह पर रख गई। उठो, मसला क्या है तुम्हारे साथ? ईश्वर कतई झुककर उसका बाजू जोर से हिलाया, जो दानीन हसन को बिल्कुल पसंद ना आया था। क्या मामा, नहीं उठ रही अभी? रुख मोड़ते झुंझुला कर बोली, हाथ बला जुल्फिकार के नाक की तवासा कर किया। बस, बहुत हो गया। तब कर अपने नाक को सहलाया और उसे झंझोड़ कर डायरेक्ट खड़ा कर दिया। वो एकदम हड़बड़ा गई। एक, कौन है? नींद से सुर्ख होती आंखों से माहौल को समझने की कोशिश की तो सामने उसकी नंद का भाई खड़ा था, जिसके सुर्ख पड़ती आंखें और सख्ती से नीचे जबड़े एलईडी लाइट में वाजे नजर आ रहे थे। तुम। दानीन के तासुरात भी सेकंड्स में बिगड़े थे। आप। समझ आई? आप। तमीज से बात करो।
और ये कौन सी जगह है सोने की? कड़े तेवरों से घूरते सख्त लहजे में बोला, जो पूरे लाउंज में अपनी नन साहिबा को ढूंढ रही थी। तुम कौन होते हो मुझे तमीज सिखाने वाले? अपने काम से काम रखो, समझ आई? और मेरा चाहे जहां दिल चाहेगा वहीं सोऊंगी। अपने बाजू से हिलाती तपकर उसे देखा और अपना दुपट्टा उठाने के लिए पलटी ही थी, जब बालाज ने उसकी कलाई कमर से लगा दी। अ, वो बस इतना ही कह सकी। तुम्हारी खाल मसाला मांग रही है तो अभी बता दो, बहुत आसानी से तुम जैसों को सीधा करना जानता हूँ। सर्द आवाज में उसके कान में सरगोशी की। दानिन को लगा उसका पूरा वजूद झुलस गया हो। जोर से अपनी दूसरी कोनी उसके पेट पर मारनी चाहिए, जिसे बासानी उसकी पश्त पर लगा गया। छोड़ो मुझे, मैं बताती हूँ तुम जैसे को कैसे ठीक किया जाता है। खुद को कोई तोप चीज समझते हो? हम्म। उसके शिकंजे से आजाद होने की कोशिश करती धमकियों से नवाज रही थी। बालाज ने हैरत और नागवारी से उसकी हिम्मत को देखा। हाथ में रहना अपनी, नहीं तो वो हाल करूंगा पना मांगती फिरोगी। जोर से सोफे पर धक्का देता तेजी से वहां निकला था, जबकि वो कराह कर रह गई। खुद हाथ पकड़ा था, मैंने क्या किया था? नम आंखों से अपनी दोनों कलाइयों को हल्के हल्के मूव करने लगी। इंशाल्लाह अल्लाह पूछेगा तुमसे मनहूस। अपना दुपट्टा उठाकर रुदाबा के कमरे की जानिब बढ़ गई, क्योंकि अपने रूम में जाने की आज हिम्मत ना थी। अब अगला सीन। गुड मॉर्निंग। जवेरिया बेगम और जुल्फिकार साहब को देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। दोनों ने कुछ कवार हैरत से उसे देखा था। कब आए वापस? उसका आगे जूस का जग रखते मुस्कुराकर बोली। 2 बजे पहुंचा था, आप सब सो चुके थे। सैंडविच की बाइट लेता बेतासुर लहजे में बोला। रात को ही बता देते, तुम्हारी मॉम को कुछ इत्मीनान हो जाता। जुल्फिकार साहब छिड़ते हुए बोले तो दोनों माँ बेटे के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। और मिशन की क्या अपडेट्स हैं? बस उस औरत की एक हिमाकत का इंतजार है। पुरसोच अंदाज में कहता उन्हें मिशन की अपडेट्स देने लगा। तीनों हल्की फुल्की बातों के साथ नाश्ता कर रहे थे जब वो दोनों भी चली आईं। ओहो, क्या बात है, आप कब तशरीफ लाए? रुदावा ने सामने बैठे हैरत से भाई को देखा, जबकि वो खामोशी से उसके बराबर में बैठ गई थी। रात को आया था जब तुम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सुनते सुनते सो गई थी। तंजिया ने कहा, खामोशी से नाश्ता करती दानीन पर डाली। ओह हाँ दानीन, तुमने बताया नहीं कौन जीता? भाई मैं आपको बता नहीं सकती, कल कितना बुरा परफॉर्म किया था हमारे प्लेयर्स ने। वो तासुफ से उसे कल के मैच की तफसीलात बताने लगी। किस गधे ने कहा था सीरीज मैचेस देखो, ऐसे ही ख्वार होना होता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा तो दानी ने एक तुर्स नजर उस पर डाली, मगर वो उसके जाने मुतवज्जे ना था। आज फारिया की तरफ चल रही हो ना दानीन, उसने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। जवेरिया बेगम ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी सर इस बात में हिलाती मुस्कुरा दी। उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे और उन लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए बुलाया था। नाश्ते के बाद वो टेबल से उठ रही थी जब जवेरिया बेगम ने उसे रोक लिया। बाकी सभी उठ चुके थे। दानीन, रुदावा के कमरे में सोई थी तुम कल? उनकी बात पर वो गड़बड़ा सी गई। अब भला क्या बताती? मैं मैं खुद नहीं गई थी, वो एक्चुअली उन्होंने रूम लॉक कर दिया था, मैं जा ही नहीं सकी, जबकि मैंने नॉक भी किया था मगर। मासूमियत से कहकर सर झुका गई। अच्छा बेटा, आप जाकर तैयार हो, हम थोड़ी देर शॉपिंग करके आते हैं, फिर चलेंगे फारिया की तरफ। उसका गाल थपक प्यार से बोलती वो नजरें चुराती फौरन ऊपर की जाने बढ़ गई। जवेरिया बेगम ने फुटपुट सोच नजरों से उसे जाते देखा और खुद भी अपने कमरे की जाने बढ़ गई। तुम्हें तो मैं बताता हूँ दानीन हसन। दान पीसता ऊपर की जाने बढ़ गया। वो टेबल से अपनी कीज उठाने आया था, मगर उन दोनों की गुफ्तगू सुनकर रुक गया था। रात को जब अपने कमरे में एक अदद फर्द का इजाफा देखा था तो समझ गया था वो इसके रूम में शिफ्ट हो चुकी है, जिस पर उसने खामोशी भी इख्तियार कर ली थी। मगर दानीन के झूठ ने उसका दिमाग घुमा दिया था। रूम में आया तो काही कलर के घुटनों तक आती फ्रॉक में तैयार खड़ी अपने लंबे लंबे बालों में उलझी थी। बालाज ने दरवाजा लॉक किया तो दानीन ने चौंक कर ड्रेसिंग मिरर में उसे देखा और एक झटके से पलटी थी। एक नजर दरवाजे को देखा जो लॉक था, फिर उसे नजरअंदाज करके बेड की दूसरी साइड से अपना दुपट्टा उठाना चाहा, मगर बालाज ने एक झटके से उसे अपने सामने किया। कहाँ जा रही हो? शौहर की खिदमत नहीं करोगी? इतने दिन बाद आया है। उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करके प्यार लुटाती नजरों से उसके दंग चेहरे को देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हिम्मत भी कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? शरीर गुस्से के आलम में अपना हाथ छुड़ाना चाहा, तभी बालाज ने उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से करीब कर लिया। क्यों? तुमने ही तभी मॉम से कहा है कि तुम नॉक करती रही और मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसके हैरान परेशान नकूश को बहुत करीब से तकते खोए खोए लहजे में बोला। दानीन को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। छोड़ो मुझे, मैं क्यों कहूंगी ऐसा? अब ये कमरा मेरा भी है, तुमसे इजाजत की कतई जरूरत नहीं है मुझे। अपनी पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया, मगर बालाज ने एक बार फिर उसे खींचा था। दानीन की हल्की सी चीख निकली थी। उसके बाल बालाज के कंधे पर बिखर गए। अच्छा, फिर तो तुम भी मेरी हुई मिसेस दानीन बलाज जुल्फिकार। तब मस्कराना लहजे में बोला। दानीन को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो तो समझ रही थी उसे कबूल नहीं करेगा।
तुम्हें मैं जान से मार दूंगी, समझ आई, अगर ऐसी कोई बकवास की तो। तभी तभी लहजे में चीखी। बालाज अपना कहका ना रोक सका। अच्छा, ये बकवास है तो तुम क्या करोगी? मॉम के पास जाओगी मेरी शिकायत लेकर? उसकी गर्दन के खम को उंगली से ट्रेस करते इत्मीनान से बोला। दानी, मॉम पूछ रही है चल रही हो या नहीं? बाहर से दरवाजे पीटती रुदाबा ने पूछा। दानी चीखने वाली थी जब बालाज उसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमा गया। इतनी आसानी से कैसे बेगम साहिबा? अभी अपने हबी को टाइम दे कुछ। तंजिया मुस्कुराहट से बोला तो दानी ने अपने दांत उसके हाथ पर जमा दिए, मगर बालाज ने रुदाबा के जाने तक हाथ नहीं हटाया था। बदतमीज जाहिल लड़की। रुदाबा के जाते उसे बेड पर फेंक कर अपनी हथेली को देखा, जहां उसके छोटे से दांतों के निशान जमे थे। दानी ने नम होती आंखों से उसे देखा था। खुद हो जाहिल, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ बोलो। रोते ही उसके करीब आके गिरेबान पकड़ लिया, जबकि बालाज ने हैरत से उसके बदलते रूप को देखा था। क्यों मेरी जिंदगी हराम की? क्यों अगवा किया? सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटी। क्यों किया तुमने ऐसा? उसका गिरेबान झंझोड़ती चीख उठी। मैंने तुम्हारी शादी नहीं तोड़वाई, समझ आई? वो तुम्हारा मंगेतर खुद छोड़ कर गया है तुम्हें। वो तो इस इल्जाम पर तिनक ही गया था। दानी ने हैरत से उसकी दलेरी देखी, मतलब उसकी नजर में कोई बात ही नहीं थी। तुम्हारी वजह से छोड़कर गया है वो। कोई कर सकता है अगवाशुदा लड़की से शादी? बोलो, जवाब दो। बोलते बोलते आवाज बंद की। बलाज ने सख्ती से अपने जबड़े भींच लिए थे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हर चीज के तुम कसूरवार हो। उसके सीने पर अपने अंगुष्ठे शहादत रखकर बोली और रुख मोड़कर वॉशरूम की जानी पड़ने लगी, मगर बालाज सामने आ गया। अच्छा, अगर मेरे बजाय वो औरत उठा लेती जिसके काम करती फिर रही थी, तो आज जानती हो कहाँ होती दानीन हसन? उसके इल्जामात से कब से पकता लावा यकदम ही फट पड़ा था। उसके दोनों कंधे पकड़कर झंडोड़ डाले थे। मैं मैं उसके लिए काम नहीं करती थी। इस इल्जाम पर आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे थे। बालाज ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की, जैसे अपना गुस्सा पीने की कोशिश कर रहा हो। मगर अपनी कम अकली से उसके काम तो आ गई ना। अगर फारिया ना बताती कि उस औरत ने तुम्हें बुलाया है इन्वेलप देने, तो कभी सोचा है क्या होता? उसे सख्ती से थाम कर करीब करता धाड़ उठा था। वो एकदम ही हिचकियों से रोने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। अपने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर बेबसी से बोली। बलाज उसकी भीगी पलकों से भरे नैन में एक पल के लिए जैसे खोसा गया था। प्लीज छोड़ो। इस बार उसकी नजरों के इर्तकास पर दिल बहुत तेजी से धड़का था। वो एकदम घबरा कर बोली। बालाज जैसे होश की दुनिया में वापस आया था और इसे छोड़ता फौरन कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो अपनी बदलती कैफियत पर हैरान परेशान से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अब अगला सीन। अपनी सोचों में गुम कार ड्राइव कर रहा था जब भी उदन कॉलिंग ने उसे अपनी जाने मुतवज्जा किया। मॉल की पार्किंग में कार रोकते कॉल रिसीव की। हेलो। हेलो बलाज, कैसे हो? दूसरी जानिब बेकरारी से पूछा गया। वो एक गहरी सांस भरकर रह गया। ठीक हो, तुम सुनाओ क्या हाल है? आराम से लहजे में कहता मॉल के अंदर दाखिल हो गया। सारम ने उसे अपनी शॉपिंग के लिए बुलाया था। मैं मैं भी ठीक हूँ। उसके बेतासुर जवाब पर उसकी आवाज भी बुझ सी गई, जिसे बलाज ने शिद्दत से महसूस किया था, मगर उसे कोई सिरा थमाकर मजीद बेचैन नहीं कर सकता था। और अंकल आंटी कैसे हैं? जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? वो भी ठीक है। लहजा हनूस वही था, जैसे इसके रूखे फूके सवालों में से उसे कोई दिलचस्पी ना थी। वापस कब आए? उसे फारिया से उसकी आमद का पता चल चुका था। कल रात आया, मगर मुझे नहीं पता था कि मिस उदन के इतने बुरे मूड का सामना करना पड़ेगा। इसके शिकवे पर वो एकदम खिल उठी थी। तो तुमने कौन सा कुछ गवार बात कही अब तक कि मेरा लहजा बदल जाता? एक बार फिर रूठे हुए लहजे में बोली। ऐसी खफा करने वाली बात भी नहीं की मैंने। अपने लिए कॉफी ऑर्डर करते टेबल मुंतखब करके बैठ गया। मैं खफा नहीं हूं, वो जोर देकर बोली। होना भी मत, एक तुम ही तो अक्लमंद हो मेरी फ्रेंड लिस्ट में। उधर उस तारीफ पर खिलखिला उठी थी। बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई का। उदन। हाँ। उसकी इस तरह पुकारने पर धड़कते दिल से मुश्किल इतनी ही बोल सकी थी। मुझे बात करनी है तुमसे। बालाज का लहजा बदला था। कैसी बात? मिलकर बात होगी। ऐसे फासले से बैठकर सुनोगी तो मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी आइंदा। इस बार लहजा बहुत तल्ख था। वो चौंक उठी। ऐसी क्या बात है? अपनी आवाज बहुत अनजान लगी थी। ऐसी कोई खास बात नहीं, तुम वक्त निकालो बस। ठीक है तो घर आ जाओ। ओ हाँ, तुम्हारी एक गेस्ट भी तो आई हुई है, मैं ठीक से मिल भी ना सकी उससे। अपने सर पर चपत लगाते बोली, क्योंकि उस दिन अपनी ही उलझनों में थी। गेस्ट? वो बहुत हल्का सा बड़बड़ाया था। आंखों के सामने फिर वो दो आंसू भरे नैन आ गए। कैसे नैन थे वो? अपने शहर में जकड़ लेने वाले, अपने कैदी बना लेने वाले। उसे लगा आहिस्ता आहिस्ता
वो दो नैन इसके गिर्द एक जाल बुनना शुरू हो गए हैं जिसमें से वो चाहकर भी आजाद ना हो सकेगा। उसकी आंखें बताओ कैसी हैं, झील सैफुल मलूक जैसी हैं। न जाने क्या हुआ था उसे, एकदम चौंक कर हाल में आया। दूसरी जानब उसकी तवील खामोशी की वजह से राब्ता मुनक़ता हो चुका था। मोबाइल टेबल पर डालकर कॉफी के भाप उड़ाते मक्को घूरने लगा। आज जो हरकत वो दानीन हसन के साथ करके आया था, अपनी पूरी जिंदगी में तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मकसद सिर्फ उसके उसके झूठ की सजा देना था। मगर ये तरीकाकार उसने क्यों कर इख्तियार किया? उसका जवाब खुद बाला जुल्फिकार के पास भी ना था। क्या बात है, ऐसे स्टैच्यू बनकर क्यों बैठा है? सारा ने सामने चेयर पर बैठते हैरत से कहा। बालाज ने एक नागपार निगाह उस पर डाली। जिस अजाब से मैं दो चार हूं ना सारम फारूक, अगर 1% भी तू महसूस कर दे तो उठकर भाग जाए। दोबारा मग पर निगाहें जमाता जहरकंद लहजे में बोला। सारा उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ चुका था। बलाज, तू जो कर चुका है उसके बारे में मुझ जैसा बुज़दिल, कमजोर दिल सोच भी नहीं सकता। ये बात तू अच्छी तरह जानता है। उसने बर्मला इजहार किया था। उसके लबों पर तमस्कराना हंसी बिखर गई, जैसे अपना ही मजाक उड़ा रहा हो। भाड़ में गया है जिगरा। हम भी कमजोर दिल ही होते तो खेड़े ही ना होते। फिर क्या चाह रहा है अब? उसने मशकूक निगाहों से उसे देखा। आर या पार ही करना है बस। कुर्बान भी हो फिर गालियां भी सुनो। इतना भी जिगरा नहीं है बलाल जुल्फिकार में। खुरदरे लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ। सारन ने ना सब्जी से उसे देखा। कहाँ? शॉपिंग करवाने बुलाया था या अपने हकीका का खाना खिलाने? उठ! उसे गिरेबान से पकड़ता कैफेटेरिया से बाहर निकल गया, जबकि सारम का जबरदस्त ठहका गूंजा था। अब अगला सीन। क्या मैंने आपको कहीं देखा है? एक खुशशक्ल लड़के ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए पूछा। नहीं। मुख्तसर जवाब देती दोबारा मोबाइल की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो दोपहर से तूबा के घर आई हुई थी। अभी वो उसकी चीजें सिमटवा कर गार्डन में आ बैठी थी। तूबा रिफ्रेशमेंट लेने गई थी। लेकिन मुझे लगता है आप देखी देखी सी हैं। वो मुजर हुआ। दानी ने एक उकताहट भरी निगाह उस पर डाली। अच्छा तो क्या करूं अगर आपने देखा है तो मतलब हम जान पहचान के बंदे हुए ना? आंखों में शरारत लिए मासूमियत से बोला। मैंने तो बिल गेट्स को, इमरान खान को और मार्क जिकबर्ग को भी देखा है। क्या उन सबसे भी मेरी पहचान हो गई? अजीब पागल आदमी हो, तिनक कर बोली। अरे आप तो नाराज हो गई। अब मेरा तो कोई कसूर नहीं ना कि तीनों बेकार लोग आपको नहीं जानते। मुस्कुराकर उसकी तपी हुई शक्ल देखी जो उसे नजरअंदाज करके दोबारा मोबाइल में लग गई थी। फाइज, क्यों दिमाग खा रहे हो मेरी फ्रेंड का? करीब आती फारिया ने घूर कर उसे देखा। ओह तो ये तुम्हारी दोस्त है। मैं रेड राइडिंग हुड समझने वाला था इन्हें। अपनी कम अकली पर नफी में हिलाता बोला। दानीन ने हैरत से उसे देखा, जबकि फारिया अपनी हंसी ना रोक सकी, क्योंकि इस वक्त दानीन रेड फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में रेड राइडिंग हुड ही लग रही थी और टेबल पर फ्रूट बास्केट रखी थी जिसमें ढेर सारे सेब भरे थे। आप ऐसा करिए, बास्केट लेकर खड़ी हो जाएं और साथ चलते हैं ताकि कोई वुल्फ भी ना छिड़े। बास्केट उसके आगे खिसकाता आंख मारकर बोला। फारिया, चुप कराओ इसे, नहीं तो ये पूरी बास्केट इस पर उलट दूंगी। घुरा कर बोली। फारिया ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उसके कंधे पर हाथ मारा। मैं शिकायत कर दूंगी मामा से, अब जाओ यहाँ से। चलो। उसके मुस्कुराते नजरों से तकते फाइज को धमकी दी। अच्छा ना इंट्रो तो करवा दो हमारा, भगाने में लगी हो। टपट कर बोला। दानी ने हैरत से उसे देखा। ओ दानीन, ये मेरी फुप्पो का बेटा फाइज है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके लौटा है। हंसते हुए उसकी तफसील बताई। भाड़ में जाए, बहुत हल्के से बड़बड़ाई थी। मैं सुन चुका हूँ। कुछ गंभीर निगाहों से उसे देखा। तो सुन लो, मैं डरती नहीं हूँ। नागवारी से कहती फारिया को घूरने लगी। मैंने मना किया था कॉफी के लिए, सख्त जहर लगती है मुझे ये। गुस्से से बोली। फारिया अपना माथा पीट कर रह गई। आई एम सो सॉरी। सारा और मेजर भलाज को कॉफी पिलाने की इतनी आदत हो गई है कि क्या बताऊं। झुंझुला कर बोली। ये तल्ख चीजें तुम जैसे सख्त लोगों को ही सूट करती हैं। हम जैसे नरम लोग चाय ही पीते हैं, क्यों दानीन? फाइज का लहजा इस कदर दोस्ताना जैसे बहुत पुरानी शिनासाई हो। उनके करीब आते बलाज ने सख्ती से अपने लब खींच लिए। जवेरिया बेगम ने उसे दानीन को पिक करने भेजा था। दानीन उसकी बकवास नजरअंदाज कर गई, मगर फारिया उसके चप्पल लगाते मग वापस ट्रे में रखकर उठ खड़ी हुई थी। अरे मेजर बलाज, आप? फारिया की बात पर दानीन ने सर उठाकर उसे देखा। वो उसी के सामने खड़ा था। हेलो मेजर, कैसे हैं आप? फाइज भी एकदम खड़ा हुआ था। वो शुरू से उसे जानता था। आई एम फाइन, तुम कब आए? दानिश को एक नजर डालता वहीं चेयर पर बैठ गया। बस अभी लौटा हूं तो पता चला इतने सारे सरप्राइजेस मुंतजिर है मेरे। मुस्कुराकर कहते एक नजर दानिश को देखा जो अपने हाथों को घूर रही थी, और उसकी एक ये नजर भी बरात जुल्फिकार से पोशीदा न रह सकी।
देखें मेजर बलाज, आपकी किस्मत में थी ये कॉफी। इन दोनों बेवकूफों को चाय ही पसंद है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, मॉम ने इन्हें पिक करने के लिए कहा था, इसी वजह से आना पड़ा। अपने कॉफी का मग उठाता स्पार्ट लहजे में बोला। दानी ने बस एक नजर उठाकर उसे देखा था जो उसे ही घूर रहा था। तो ये आप लोगों के घर रहती हैं? फाइज के सवाल पर फारिया ने एक नजर उन दोनों को देखा था। हाँ, ये कराची से भी कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद आई है। फाइज ने खुलकर फारिया को देखा। तभी कहूँ आपको चाय क्यों पसंद है। वैसे अगर आप इस्लामाबाद घूमना चाहती है तो मैं बहुत अच्छा गाइड साबित होऊंगा। चहक कर उसे देखा। जी थैंक यू सो मच। मुरावतन मुस्कुराती उठ खड़ी हुई। चलें? सवालिया नजरों से बलाज को देखा, वो भी जबड़े सख्ती से आपस में पेवस करता उठ खड़ा हुआ। चाय उधार रही मिस दानीन। क्यों फारिया? फाइज ने गहरी नजरों से उसके चेहरे को देखते फारिया को मुतवज्जा किया। हाँ बिल्कुल। वो भी मुस्कुरा दी, जबकि बलाश तेज कदमों से पोर्च की जाने बढ़ा तो दानीन भी फारिया को खुदा हाफिज करते उसके पीछे हो ली। न जाने 2 दिन में ऐसा क्या हुआ था कि उस शख्स पर भरा सारा गुस्सा एकदम ही उड़नछू हो गया था। अब वो खुद उससे कतरा रही थी, दिल की बदलती धड़कनों से डर रही थी, क्योंकि अगर ये हादसा सिर्फ दानीन हसन के दिल पर हुआ था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ खसारा था जिसका जिक्र वो खुद से भी करने की कायल ना थी। गाड़ी में बैठ के एक नजर उसे देखा, मगर वो न जाने किस बात पर पथरीला तासुरात लिए बैठा उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? उसने गड़बड़ाकर पूछा। तुम? कुछ कहना चाहा, मगर फिर सख्ती से लब खींचकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। जरूर आंटी ने जबरदस्ती भेजा है। उसे तुच्छ निगाहों से घूरकर अपनी सोचों को झटकती रुख विंडो की जानिब कर गई। अब अगला सीन। आखिर कहाँ चली गई वो? ढूंढो उसे, आसमान निकल गया, जमीन खा गई। वो किसी अख्मी नागन की तरह फनकारी थी जब उसे मालूम हुआ था कि दानी ने अपनी फैमिली समेत कराची से गायब है। वो पागल हो उठी थी। उसके बंदे कुत्ते की तरह उसे सूंघते फिर रहे थे। भाई मुनव्वर ने खबर भेजी है, इस्लामाबाद में है लौंडी, या मुल्क से बाहर जा चुकी है। उसके बंदे ने इतला दी। तो मालूम कर, जब उस लौंडी के मंगेतर को सब पता चल चुका था तो कौन उड़ाकर ले गया उसे? हारती हुई बोली। दूसरी जानिब संता उसका गुलाम कांप उठा था। इस वक्त वो दुबई में थी जब मुनव्वर ने उसे दानीन के एजेंसी के हत्थे चढ़ने की बात कंफर्म की थी, और उसे इसी बात का डर था कि डाटा उनके हाथ ना लगा हो। मगर दानीन से उसकी नॉर्मल गुफ्तगू ने उसे पुरसकून कर दिया था कि उसकी संतो बाई वाली हकीकत दानीन हसन पर अभी अफशा नहीं हुई थी। यानी डाटा दानीन के पास ही था, और इसकी शादी से वो अपना बना बनाया खेल खराब नहीं कर सकती थी। इसीलिए जैद की फैमिली तक उसके अगवा की खबर पहुंचा दी थी। मैं बात करके पता करता हूँ। रहने दे, मैं खुद पाकिस्तान आ रही हूँ, बहुत तमाशे देख लिए तुम लोगों के। अपनी बात कहकर कॉल मुनकता कर चुकी थी। अब अगला सीन। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। वो थका थका अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करता लाउंज में दाखिल हुआ तो आपदा परवीन की दर्द भरी आवाज ने उसका वेलकम किया था। आवाज किचन से आ रही थी। वो हैरान सा तजस्सुस के मारे उसी जाने बढ़ गया। दाग ब्लू घुटनों तक आती शर्ट और पजामे में गीले बाल पश्त पर बिखराए। दानीन हसन आईपैड का फुल वॉल्यूम ऑन किए खुद भी साथ साथ गुनगुना रही थी और बाउल थामे कुछ मिक्स कर रही थी। यूसुफ मिस्र तमन्ना तेरे जलवाओं के निसार, मेरी बेदारियों को ख्वाब जुलेखा ना बना। वो बेख्तियार ही आगे बढ़ा था। दानीन की जानिब पश्त थी, उसके घने बालों को गौर से देखने लगा। ज़ौक़े बर्बादी दिल को भी ना कर तू बर्बाद, दिल की उजड़ी हुई बिगड़ी हुई दुनिया ना बना। और अचानक ही उसके बाल अपने एक हाथ से समेटे थे। दानीन चौंक कर पलटी और अपने बाल उसके हाथों में देखकर दंग ही तो रह गई। इश्क में दीदा और दिल शीशा पैमाना ना बना, झूम कर बैठ गए हम वहीं में खाना ना बना। उसके हसीन कुछ उसके हसीन कुछ सहमा हुआ तासुर लिए नैन में झांक कर बला जुल्फिकार को अपना दहशत जमा दिल कतरा कतरा पिघलता हुआ महसूस हुआ। ये तमन्ना है कि आजादे तमन्ना ही रहूं, दिले मायूस को मानूसे तमन्ना ना बना। क्या हुआ? उसने हमेशा की तरह परेशानी से पूछा, मगर वो उसकी कब सुन रहा था। वो तो गजल और उसके बोलते नैन की सरगोशियां सुन रहा था। उसके सारे बाल एक कंधे पर डाल दिए। दानीन का दिल बहुत तेजी से धड़का था। उसके हाथ को बालों से हटाना चाहा जब बालाज ने उसे खुद से करीब कर लिया। दानीन को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। ये वो शख्स तो ना था जिसे उसने आज तक देखा था। निगाहे नाज से पूछेंगे किसी दिन ये जहीन, तूने क्या क्या ना बनाया, कोई क्या क्या ना बना। उसके कान के करीब झुककर गंभीर लहजे में बोलता अपना लम्स उसके कान की लो पर छोड़ गया। दानिन को लगा वो पत्थर की हो चुकी है। एक इंच भी अगर मेरी जागीर में से कटवाई तो दानीन हसन, सच कह रहा हूं, हर लिहाज और खुद पर बांधे बंद सब भूल जाऊंगा।
उसके नम बालों में उंगलियां उलझाता बहुत पुरसकून लहजे में बोला और उसे छोड़ता किचन से बाहर निकल गया। दानी ने स्लैब पकड़कर बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। वजूद में हल्की सी कपकपी तारी हो गई थी। जहन में दोपहर वाली बात आई तो लबों पर खुद ब खुद मुस्कान बिखरती चली गई। ज्यादा शॉर्ट मत कराना दानी, वरना मुझे भी गुस्सा आ जाता है आंटी की तरह। उसके बाल कटवाने की ख्वाहिश पर उदापा ने वार्न किया था। वो लोग इस वक्त के बलाज के रूम में बैठे थे। वो ज्यादातर अपने कामों में मसरूफ रहता था या स्टडी में ही पाया जाता था। अपने कमरे में सिर्फ ड्रेस चेंज करने ही आता था। चलो निकलो यहाँ से, अब तो देखना बैंक्स करवाऊंगी, थक चुकी हूँ इतने बड़े बाल संभाल संभाल के। एक अपनी घनी पोनीटेल कमर के पीछे डालती उकताकर बोली। मरो तुम तो देखना, फिर बूढ़ी आंटी सीधा करेंगी तुम्हें। उसकी कमर पर हाथ मारकर बेड से उतरी। मैं आंटी से कह चुकी हूँ, उन्होंने कल का अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दिया है। इत्मीनान से कहती दुपट्टा साइड पर डालती सीधी होकर लेट गई। पलाश कमरे में दाखिल हुआ था। उस पर नजर पड़ती ही गड़बड़ाकर उठ बैठी थी। भाई मुबारक हो, आपकी बीवी परकटी होने वाली है। हंसकर कहती बाहर निकल गई। बालाज ने एक नजर उसे देखा जो इज्जत में स्लीपर्स पहनते उसी के पीछे निकल गई थी। अब अगला सीन। आज फारिया और सारम की मायूं थी। लेमन कलर की शिफॉन की फ्रॉक पर हल्का हल्का सा कर्ल किए, आंखों में बस काजल लगाया था। मिरर में अपना जायजा लेते जवेरिया बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई। रुदाबा और जुल्फिकार साहब नीचे उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे थे। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मॉम, आप जानती हैं। अंदर से आती बलाज के आवाज पर वो ठहर गई। दरवाजा आधे से ज्यादा खुला था, मगर दोनों माँ बेटे उसकी उसकी जानिब पश थी। तो इतने कटे कटे क्यों नजर आ रहे हो फिर? उसे देखकर नम लहजे में बोली। प्लीज मॉम, आप जानती हैं मैं सिर्फ उदन की वजह से परेशान हूँ। उनका हाथ थामकर बेबसी से बोला। तुम कब बताओगे सारी हकीकत उसे? वही तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं उसे कि मिशन की आड़ में निकाह करके बैठ चुका हूँ। वो कैसे बर्दाश्त करेगी मॉम, वो टूट जाएगी। और उदन बशीर को मैं टूटता हुआ नहीं देख सकता। अपना सर दोनों हाथों में थाम गया। सोच सोचकर दिमाग फोड़ा हो चुका था। वो लड़की जो न जाने कब से उस शख्स के इश्क के मर्ज में मुब्तला थी, वो उससे दुख के सिवा कुछ ना दे सका था। मेरी उदन बहुत प्यारे दिल की मालिक है। जब उसे पता चलेगा कि तुमने सिर्फ अपने मिशन और एक लड़की की इज्जत के लिए कुर्बानी दी है, वो कभी तुमसे बददिल नहीं होगी। उसने घने बालों में मोहब्बत से हाथ फेरती बोली थी, जबकि दरवाजे पर खड़ी तानीन हसन का वजूद कई टुकड़े हिस्सों में तकसीम हो चुका था। वो क्यों थी यहाँ? क्या औकात थी उसकी? और उदन, वो यहाँ ना होते हुए भी सब कुछ थी, हर जगह थी। अंदर बहुत कुछ जोर से टूटा था। नमी को पीछे धकेलते बहुत जब्त से दरवाजा नॉक किया। दोनों माँ बेटे ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा था। आंटी, अंकल और रूदी नीचे वेट कर रहे हैं, मैं बुलाने आई थी आपको। बालों को कान के पीछे रचते वह मुश्किल जुमला मुकम्मल किया था। जवेरिया बेगम ने उसका चेहरा देखकर कुछ अखस करना चाहा, मगर वो बिल्कुल बेतासुर था। हाँ आप चलो, हम आ रहे हैं। एक नजर बलाश पर डाली जो उसे ही देख रहा था। उनके कहने पर वो दरवाजे से ही मुड़ गई थी। उसने सब कुछ सुन लिया शायद। उस जगह को देखते बोला जहां कुछ देर पहले वो खड़ी थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अगर सुन लेती तो इतना नॉर्मल बिहेव ना करती। इसे और खुद को मुतमिन करने की छोटी सी कोशिश की थी। बालाज ने एक नजर माँ को देखा और गहरी सांस भरकर रह गया। चलो नीचे आओ, अब वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अपनी साड़ी का पल्लू उठाती बोली तो वो भी उठ खड़ा हुआ। नीचे आए तो वो तीनों लाउंज में ही बैठे थे। ये तो माँ बेटे की तैयारी मुकम्मल नहीं हो रही, हद है भाई। व्हाइट कुर्ता शलवार में करीब आते अपने खूबरू बेटे और बीवी को देखते झुंझुलाकर बोले। हम लड़कियां ऐवी बदनाम है भाई, आप भी कम वक्त नहीं लेते तैयार होने में। ग्रीन एम्ब्रॉयडर्ड और ऑर्गेन्जा के कुर्ता पजामा में बालों को स्ट्रेट की रिद्दा तपी बैठी थी। अब आप लोग खुद ही देर कह रहे हैं मुझे बातों में लगाकर। एक नजर खामोश बैठी दानीन पर डालकर घड़ी देखी जो 9:15 बजा रही थी। हाँ चलें अब। जवेरिया बेगम के कहने पर सब साथ ही बाहर की जाने बढ़े थे। बालाज, वो और रुदाबा एक कार में थे। जवेरिया बेगम और जुल्फिकार साहब दूसरी कार में आ रहे थे। वो गाड़ी में सारा वक्त खामोश पड़ी थी, जबकि रुदाबा मुसलसल बालाज से बातों में लगी थी। उसने एक दो बार उसका चेहरा देखना चाहा, मगर उसका रुख विंडो की जानिब था। मैं क्यों अफसरदा हो रही हूँ? सही तो कह रही थी आंटी। बालाज ने मेरी इज्जत बचाने के लिए निकाह किया था। मुझे तो एहसानमंद होना चाहिए उन सबका, जो हमें मुश्किल वक्त में सहारा दे दिया। गैर महसूस अंदाज में अपनी आंख का किनारा साफ करती बाहर दौड़ती भागती गाड़ियों को घूर रही थी। अब अगला सीन। स्टेज पर फारिया और सारम की रस्म चल रही थी। एक शोर सा बरपा था। उनके तमाम कजन्स बैठे उन्हें तंग कर रहे थे, जिनमें रुदाबा भी पेश पेश थी। बालाज के तमाम दोस्त और कलीग्स भी शामिल थे। जवेरिया बेगम और जुल्फिकार साहब भी उठकर एक पुराने फ्रेंड्स के पास चले गए थे। वो पूरी टेबल पर तन्हा बैठी थी, हर चीज से बेगाना अपनी हथेलियों को घूर रही थी। इस भरी महफिल में भी कितनी अकेली थी, कितनी अनजान थी इस दुनिया से।
लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरों पर एक खाली नजर डाली। जब भी उस मनमोही सी लड़की पर नजर पड़ी, ऑरेंज घुटनों तक आती शर्ट और कैपरी पर हमरंग टिश्यू का दुपट्टा ओढ़े, अपने कंधे तक आते बालों को पश्च पर बिखेरे करीब आ रही थी। दानी ने गौर से उसके हुस्न को देखा। कितनी मुकम्मल थी वो लड़की, किसी भी दिल को पल में अपना गर्विदा करने की सलाहियत रखती थी। और वो एक आम सी लड़की। उदन मुस्कुराते हुए वहीं आ गई। हेलो। वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसकी आवाज पर चौंकी। हाय। वो बस इतना ही कह सकी। कैसी हो आप? मैं उस दिन भी आपसे बात न कर सकी, इसीलिए आज सोच कर आई थी। मुस्कुराकर उसे देखा जो उसकी बात पर हैरानगी से देखते बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। कैसी बात? यही कि इस्लामाबाद कैसा लगा? हंसते हुए बोली। अच्छा, पुरसकून। और यहाँ के लोग? खामोश, बेहिस। उसकी बात पर उदन ने हैरत से उसे देखा। मजाक कर रही हूँ, बस ये जगह, ये शहर अजनबी है और मुझे रास भी नहीं आया। टेबल को घूरते मुस्कुरा कर बोली। दिल लगाने की बात है, वरना चैन तो कहीं भी नहीं दानीन। उसकी बात पर सर हिला गई। सही बात है, मेरा दिल नहीं लगा यहाँ, इसीलिए सोचा अपनी फैमिली के पास चली जाऊं। लहजे में एक कांच सी चुभन थी जिसे उदन बशीर नहीं समझ पाई थी। और फैमिली कहाँ है? दानी ने चौंक कर उसे देखा। कनाडा, अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं भाई। अपनी फैमिली के जिक्र पर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। और आपके घर में कौन कौन है? उसने भी क्लाक निभाया, आखिर कब से वही सवाल कर रही थी। मेरी फैमिली में बस मामा और बाबा हैं जो आज आ नहीं सके। हंसते हुए बोली। तुम दुल्हन को जानती हो? हाँ, थोड़ा बहुत। चलो मैं जरा मिल लूं दुल्हन से, वरना शिकवे ही करती रहेगी। उसका हाथ प्यार से थपक कर उठती स्टेज की जाने पड़ गई, जहां रश काफी कम हो चुका था। सारे कजन्स के बाद कुलीग्स और दोस्त रस्म कर रहे थे, और वो अपनी मकता-तीसी शख्सियत के सारव के बराबर में बैठा किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। वो फौरन नजरें फेर गई। क्या तुम वही लड़की हो जिसे मैंने रेड राइडिंग हुड का खिताब दिया था? ब्राउन कुर्ता शलवार में बाल सलीके से बनाए फायज हैरत आवाज में बोला। उसने जब्त से आंखें बंद करके खोली थी। प्लीज एक्सक्यूज मी। उसने उठना चाहा, मगर फाइज उसका पर्स थाम गया। दानी ने दंग नजरों से उसे देखा था। प्लीज, आप तो ऐसे भाग दिए जैसे अल्लाह ना करे मुझे कोई मुजी मर्द लाहक हो गया हो। नाराजगी से बोला। अस्तगफिरुल्लाह। अपना पर्स झपट कर बादल में फासला बैठी और इर्द गिर्द देखने लगी। रुदाबा न जाने कहाँ थी। दूर बैठे शख्स ने यह मंजर वहां से देखा था। या आप हमेशा अकेली ही क्यों पाई जाती हैं? उसे इधर उधर देख कर तब कर पूछा। तो आपसे किसने कहा है कि तन्हाई का फायदा उठाकर चले आए? वो तब कर बोली। वैसे ही मूड खराब था, कुछ उसकी आमद का भी असर था। ओ हेलो, एक तो कंपनी देने आया हूँ, कब से अकेली बैठी हो? फायरा ने भेजा था मुझे कि तुम्हें बुला कर लाऊं। घूर कर उसे देखा, जबकि दानिश बस नजरें घुमाकर रह गई। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मैं यही ठीक हूँ। मसनूई मुस्कुराहट लोगों पर सजाकर बोली। मस्त मस्त दोनैन खड़ी हो, नहीं तो चार बंदे बुलवा लूंगा उठाने के लिए। टेबल पर हाथ मारकर बोला। दानिश ने हैरत से उसकी धमकी और हरकत को देखा था। तभी रुदाबा और जवेरिया बेगम भी वहीं चली आई थी। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। शुक्र फायज भाई आप कंपनी दे रहे थे इसे, वरना मैं परेशान थी, इतनी देर से किससे बातें कर रही होगी। हंसते हुए जवेरिया बेगम के साथ ही बैठ गई। फायज ने कॉलर हल्का सा खड़ा करके दानिश को देखा जो उन दोनों को घूर रही थी। बेटा, फारिया से मिली तुम? उन्होंने प्यार से पूछा। नहीं, मैं जाते वक्त मिल लूंगी, इस वक्त काफी रश है। मुस्कुराकर टाल गई। फिर फाइज ने भी ज्यादा इसरार न किया और थोड़ी बहुत बातें करके उठ गया। अब अगला सीन। कल टाइम पर आ जाइयो, ये ना हो मैं कॉल करते करते पागल हो जाऊं। वो लोग बाहर निकल रहे थे जब सारम ने याद दहानी करवाई। ओके बॉस। मुस्कुराकर कहता उन दोनों को लेकर बाहर निकल गया। जवेरिया बेगम और जुल्फिकार साहब पहले ही निकल चुके थे। फारिया की वजह से इतनी देर रुकना पड़ा था। पार्किंग में पहुंचे तो उदन परेशान से अपने ड्राइवर के साथ खड़ी थी। क्या बात है, ऐसे क्यों खड़ी हो? वो लोग भी वहीं चले आए। वो कार में कुछ मसला हो गया, बस वही चेक कर रहा है ड्राइवर। उसे मुतमिन करना चाहा। चलाओ, मैं छोड़ दूं, इस तरह कब तक वेट करोगी? उसकी बात पर दानी ने बस एक नजर उन दोनों पर डाली थी, फिर अगले ही लम्हे खुद पर लाताल्लुकी का कोल चढ़ा गई। नहीं, प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को, खामखा मैं डॉक्टर हमाद को बुलवा लेती हूँ। उसने मना करना चाहा। क्या हुआ उदन आपी, आप हमारे साथ ही चले, हम आपको घर छोड़ देंगे। रुदाबा भी चुप न रह सकी। बलाज ने मुस्कुराकर उदन को देखा जो कंधे अचकाती राजी हो गई थी। दानी ने आते वक्त की तरह खुद ही अपने लिए पीछे की सीट मुंतखब की थी। उदन भी उसी के साथ बैठ गई, जबकि रुदाबा आगे बैठी थी। कार स्टार्ट करने से पहले बलाज की बैक व्यू मिरर में एक गैर इरादी निगाह उस पर उठी थी, जो पूरे माहौल से बिल्कुल ताल्लुक नजर आ रही थी। लब भीगता कार स्टार्ट कर गया। पूरे रास्ते उदन और रुदाबा बातों में ही लगी रही थी, जबकि वो सरदर्द का बहाना करके खामोश बैठी थी। वैसे बहुत गलत बात है,
दाहिन कराची से आई है, तुम लोगों को उसे इस्लामाबाद तो घुमाना चाहिए, तभी तो इसका दिल भर गया इस शहर से। उधर ने घूरकर दोनों बहन भाई को देखा। रुदाबा बहुत जोर से हंसी थी, जबकि वो सख्ती से लब खींच दिया। ये कराची की लड़की है उदन आपी, इसे जगह जगह दर्जन भर लोग पसंद है। ये पुरसकून शहर इसीलिए पसंद नहीं आया। दानीन को घूरते फिर हंस पड़ी। दानीन, अगर ये बात है तो कनाडा भी आबादी के लिहाज से इतना बड़ा नहीं है जो तुम वहां जाने का सोच रही हो। वो मुस्कुराकर बोली थी, तभी कार के टायर चरचरा कर रुके थे। दानीन का दिल धक से रह गया। बस एक नजर बैक व्यू मिरर में डाली थी, मगर बलाज की नजरें विंडो स्क्रीन पर थी। क्या हुआ अचानक? उधर फिक्रमंदी से बोली। नथिंग। स्टेयरिंग पर ग्रिप मजबूत करता दोबारा कार स्टार्ट कर गया। जब भी दो जीपें मुखालिफ सिमत से आकर कार का रास्ता रोक गई। बालाज एकदम अलर्ट हुआ था। कार रिवर्स करनी चाहिए, मगर पीछे भी एक जीप खड़ी थी। भाई, कौन है ये लोग? रुदाबा ने जीप से उतरते असला से लेस आदमियों को देखकर पूछा। कौन है ये लोग? बलाच, हमारा रास्ता क्यों रोका है इन्होंने? उदन की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी, जबकि दानिन बिल्कुल जट पड़ चुकी थी। जहन में चंद घंटे पहले आई संतो भाई की कॉल पर की गई बातें गूंज रही थी। हेलो, क्यों फोन किया है मुझे? कानों के शोर से निकलकर पुरसकून गोशे में आ गई थी। क्या मतलब बेटा, मैं कॉल नहीं कर सकती आपको? लहजे में मिठास खोलकर बोली। तुम जैसी घटिया औरत की एक एक बात जान गई हूं मैं, समझ आई? चीख कर बोली। दूसरी जानिब चंद पल खामोशी रही, फिर एक बेहुदा कहका गूंजा था। चल कमीनी, तो जान ही गई मेरे बारे में। नफरत है मुझे तुझ जैसी मकरू औरत से, जो औरत के नाम पर धब्बा हो। दानिन का बस नहीं चल रहा था, उसका रेशा रेशा अलग कर दे। बंद कर अपनी बकवास और वो डाटा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो हशर बिगाड़ दूंगी तेरा। उसकी बात पर वो धार उठी। उस डाटा को तो मैं कब का डिस्ट्रॉय कर चुकी हूँ, ढूंढ सकती है तो ढूंढ ले। तंजिया लहजे में कहती 10 मिनट तो भाई को पागल कर गई थी। मैं जान से मार दूंगी कमीनी तुझे, देख तेरी वीडियो बनेगी उन लौंडियों के बदले। उसे फाज गालियां बक रही थी, मगर दानिन कॉल काटकर मोबाइल ऑफ कर गई। उस फाहिशा को उसकी सुनने की हिम्मत ना थी, मगर उसे नहीं मालूम था कि वो किस अजाब को अपने सर पर मुसल्लत कर चुकी है। दानीन, बलाल की गड़दार आवाज पर वो एकदम हाल में लौटी। तुम्हारी बात हुई थी उस औरत से? सख्त लहजे में पूछा, क्योंकि हेडक्वार्टर से संतो बाई के पाकिस्तान आने की आमद की खबर मिल चुकी थी। दानीन ने सहम कर उसे देखा और सर इस बात में हिला दिया। डैम इट! वो जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारकर किसी को मैसेज भेज रहा था, जबकि उधर नासमझी से ये सब देख रही थी। क्या कहा था उसने? उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखा। वो डाटा का पूछ रही थी। मैंने कहा वो डिस्ट्रॉय कर दिया है मैंने। सहम कर बोली। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। बालाज कितने ही बल बेयकीनी से उसे देखता रह गया। बहुत जीनियस है आप दानीन हसन। तंज करता गन लोड करने लगा। वो तीनों खौफ से कार के चारों तरफ गन ताने आदमियों को देख रही थी, जब एक ने बलाज की तरफ का शीशा बचाया। नहीं भाई, प्लीज मत खोलें। उसे शीशा खोलते देख रुदाबा उसका हाथ थाम गई, मगर उसने अपना हाथ उसके हाथ पे अपना हाथ रखकर तसल्ली दी और शीशा खोल दिया। क्या मसला है? हमारा रास्ता क्यों रोका है? नागवारी से बोला। जब तक ये तीनों साथी हो वो कुछ नहीं कर सकता था। देख, बस ये पीछे बैठी लौंडिया चाहिए, शराफत से इसे हमारे हवाले करते। असला बरदार की बात पर उदन और रुदाबा ने भी यकीनी से उसे फिर दानीन की लट्ठे की तरह सफेद चेहरे को देखा, जो बस ड्राइविंग सीट पर बैठे बलाज को देख रही थी। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, हो कौन तुम लोग? वो धार उठा था। ओए, ज्यादा हीरो ना बन। यहाँ यही सारी गोलियां तुझ में उतार देंगे और फिर एक के बजाय 3 लेकर जाएंगे। उसके सीने पर गन रखकर तीनों पर नजर डाली। उन तीनों की चीखें निकल गई थी। ठीक है, तुम इसको ले जाओ, हमें जाने दो। चंद लम्हे बाद बलाज की आवाज कार में गूंजी थी। ये क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? उदन एकदम होश में आई थी। भाई, ये क्या क्या कह रहे हैं आप? वो दोनों ही सख्ते की कैफियत में थी। जब भी उसने दानीन की साइड का लॉक खोलकर एक नजर उसे देखा, जो पथराई हुई नजरों से उसे देख रही थी। क्या कुछ ना आता उन दो नैन में। वो फौरन नजरें फेर गया। एक असला बरदार ने कहका लगाते झटके से कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींचा था। वो दोनों चीख पड़ी थी, मगर दानीन के मुंह से एक लफ्ज ना निकला था। बस एक आंसू टूटकर दुपट्टे के साथ जमीन पर गिरा था। वो उस आदमी के साथ घसीटती चली जा रही थी। बालाज ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखों के साथ ये मंजर देखा था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? दीदी है वो आपकी। रुदाबा दरवाजा खोलने के लिए पागल होती नम आंखों से चीख उठी थी, जबकि पीछे बैठी उदन, जो पहले ही साकित थी, उसकी बात पर पछताई नजरों से उसे देखा। बीवी? बहुत हल्के से उसके लब हिले थे और एक आंसू टूटकर गाल पर फिसल गया। तभी उसने गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की। पीछे से अब जीप हट चुकी थी। रूदी, गौर से सुनो मेरी बात। मैं गाड़ी से जैसे ही निकलूंगा तुमने ड्राइविंग सीट संभालनी है
और बगैर रुके फुल स्पीड में फौरन इस एरिया से कार निकाल दी है, समझ आई? डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर उसकी आवाज फाख्ता शक्ल देखकर बोला। एक नजर साकित बैठी उधर पर डाली और चलती कार से जंप लगा दी, जिसकी वजह से लुढ़क कर दूर रोड पर गिरा था। वो जीप में एक एक करके निकल रही थी, जब भी बालाज ने दानीन वाली जीप के मजबूत टायर पर फायर खोल दिया, जबकि दूसरी जानिब से भी फायर खुल चुकी थी। वो फौरन रोड के इतराफ बने जंगलों में छुपकर तेजी से आगे बढ़ता फायर कर रहा था। उस कुत्ते ने डबल गेम खेला है हमारे साथ, पकड़ो साले को और इन दोनों लौडियों को भी उठा लो। फायरिंग से बचता वो आदमी फोन पर अपने साथी से मुखातिब था। इसकी बात पर सुन बैठी दानीन ने चौंक कर उसे देखा, जो विंडो की साइड से अपने साथियों के साथ फायरिंग कर रहा था। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। दिल की दुनिया में खुद को एहसास सरायत कर गया। जीप के बाहर नजर दौड़ाई, सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और उसकी रखवाली के लिए एक आदमी को खड़ा किया हुआ था। जीप में इधर उधर नजर दौड़ाती जब उसकी नजर टूल बॉक्स पर पड़ी, उसे खोलकर छोटा सा हथौड़ा निकाला और मुड़कर उसे देखा। या अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर। अपने नम गाल रगड़कर थोड़ा आगे झुके और पूरी कुव्वत से वह हथौड़ा उसके सर पर दे मारा। वो एकदम दर्द से कराकर चीखा था। उसने मुड़कर देखा, दो आदमी उस जानिब दौड़ते हुए आ रहे थे। बस इसी वक्त दानी हसन जीप से कूदी और अंधाधुंध जंगल की तरफ भागने लगी। बॉस, लड़की माजिद को जख्मी करके जंगल की तरफ भाग गई है, एक साथी चीख कर बोला, जिसकी आवाज बालाज ने भी बखूबी सुनी थी। शाबाश मेरी शेरनी। लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अब आधे बंदे बालाज के, जबकि बाकी दानीन के पीछे थे। दोनों गन्स में गोलियां चक्की और लोड करके सड़क पर निकलता दोबारा फायर शुरू कर चुका था। अब अगला सीन। बाबा, दानीन को दानीन को वो लोग ले गए। भाई भी उधर हैं। रुदाबा बाप के सीने से लगी सिसक रही थी। वो दोनों अभी घर पहुंची थी। सारम अपनी टीम के साथ बालाज के मैसेज पर ही रवाना हो चुका था। बस मेरा बेटा, आपका भाई इंशाल्लाह उसे सही सलामत घर ले आएगा, उसके हाथों में बोसा देते मोहब्बत से बोले। उधर कोने में खामोश बैठी थी। वो तो बस अपना वजूद यहाँ तक घसीट कर लाई थी। उसकी रूह पर तो उसकी सड़क पर खींच ली गई थी। कितना मुश्किल था अपनी मौत का गम दूसरों से छुपाना। वो किस तरह अपनी जात को इकट्ठा करके बैठी थी, ये वो या उसका रब ही जानता था। बस उधर, बेटा पानी पी लो प्लीज, जबीरे बेगम उसकी जट पड़ती शक्ल देखकर बोली। उसने चौंक कर सर उठाया। नहीं, मुझे घर जाना है। दरअसल आवाज में बस इतना ही कह सकी। उन्होंने फिक्रमंदी से देखा, वो फौजी को कॉल करके बुलवा चुकी थी। हाँ बेटा, मैंने बुलवा लिया है, तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, उसका हाथ थपक कर बोली। वो खामोशी से सर झुका गई। तभी हमाद और फौजिया बेगम चले आए। उदन, ठीक हो ना मेरी बेटी? दौड़ती हुई उसके पास आई और अपने सीने से लगा। आखिर कौन की इकलौती औलाद थी। मामा, मुझे घर ले चलें। नम आंखों से उन्हें देखा। डॉक्टर हमाद भी साथ ही खड़े थे। कुछ अपडेट्स आई हैं वहां से अंकल? नहीं बेटा, बालाज से भी राब्ता नहीं हो पा रहा अभी तक। जिस रोड पर ये हादसा पेश आया था, वहां से अभी बस चंद गुंडों की लाशें मिली हैं, जबकि दानी ने उसका कुछ पता नहीं है। वो तफसीलन उसे बता रहे थे। ठीक है अंकल, इन्फॉर्म करते रहिएगा प्लीज। मामी, आप उदन को लेकर बाहर आ जाएं। डॉक्टर हमाद ने उसकी जट पड़ती शक्ल देखकर बात मुख्तसर कर दी। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था और घर आते ही बगैर किसी की जानिब देखे सीधा अपने कमरे में चली गई थी। इस वक्त वो बस तन्हाई चाहती थी, जिसमें सिर्फ वो हो और उसका उजड़ा हुआ दिल। अब अगला सीन। वो अंधेरे घने जंगल में भागते भागते हाँफती हुई एक घने दरख्त की आड़ में ढेर हो गई। पाँव में दर्द की एक तेज लहर उठी थी। भागते हुए न जाने कहां से टकराया होगा, अंगूठे से खून बस रहा था। 3 से 4 आदमी कुत्तों की तरह उसको सूंघते फिर रहे थे। ढूंढो इस कमीनी को, नहीं तो कच्चा खा जाएगी संतो भाई हमें। आवाज करीब से ही आई थी। उसने जरा सा सर निकाल कर देखा। 2 आदमी उसी दरख्त के पीछे खड़े थे। वो जल्दी से खिसक कर साइड में हो गई, मगर जख्मी पाँव पत्थर से टकराया था। अपने मुंह पे हाथ रखती सख्ती से चबाकर अपनी सिसकी रोकी। तकलीफ से आंसू निकल पड़े थे। ओ देख, उस दरख्त के पीछे से आवाज आई है, कोई है वहां। वो लोग फौरन उस तरफ मुतवज्जे हुए। दानीन की सांस वहीं अटक गई। या अल्लाह मदद कर, शिद्दत से अपने रब से दुआ मांगी थी। उनके कदमों की आहट बहुत करीब से आ रही थी। उसके आंसू तेजी से गिरने लगे। या अल्लाह बलाद को भेज दे। ओए वहां क्या कर रहे हो हराम खोरो, इधर आओ, लौंडे की जूती मिली है भाई को। एक साथी भागता हुआ आया था। उन दोनों के कदम वहीं ठहर गए। चलो यहाँ से, बॉस बुला रहे हैं। उस आदमी की आवाज के बाद उनके कदम दूर जाते महसूस हुए तो उसने हल्का सा झांक कर देखा। वो लोग अब वहां नहीं थे। सुकून का सांस खाली करती दरख्त से टेक लगा गई। पाँव की तकलीफ से पूरी टांग सुन्न होने लगी थी। अब अगला सीन। कहाँ ढूंढूं उस लड़की को अब? घने जंगल के चारों तरफ नजर दौड़ाता अपना सर थाम गया। काफी देर से उसे ढूंढ रहा था। दानीन! गुंडों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर वो धार उठा था।
दानीन कहाँ हो? तेज से चलता एडगर उसका वजूद तलाश कर रहा था, मगर हर तरफ दरख्त और झाड़ियां थी। दानीन को अपने नाम की पुकार महसूस हुई तो एकदम चौंक कर उठ बैठी। उसे लगा शायद उसका वहम हो। दानीन! मगर अब की बार और से सुना, आवाज काफी दूर से आ रही थी। वो एकदम खुशी से उठने लगी, मगर पाँव की तकलीफ ने उसे वहीं बिठा दिया। आ, मैं यहाँ हूँ! पाँव पकड़कर जोर से चीखी। बलराज, मैं यहाँ हूँ! रोते हुए पूरी जान लगाकर पुकारा। तभी किसी ने उसके बालों को पीछे से दबोच लिया। ओहो, तो बुलबुल यहाँ छुपी बैठी है। उल्टे हाथ का थप्पड़ मारकर उसे खड़ा किया। उसकी चीख निकल गई। बालाज उसकी आवाज पर फौरन मुतवज्जा हुआ था। दानीन! तेजी से आवाज से चिमट भागा। छोड़ो मुझे! वो लोग तड़पती हुई दानीन को घसीटते लेकर जा रहे थे, जब अचानक ही कोई जंप लगाकर उसके सामने आया था और अपना सर पूरी ताकत से एक आदमी के मुंह पर दे मारा। वो तड़प कर दूर हुआ। बालाज! दानीन के लबों से बस इतना ही निकला था। आंखों में तशक्कुर के आंसू भर गए। कमीने, तुम मरा नहीं अब तक? दूसरे आदमी ने दानीन को फेंककर उस पर अटैक किया, जिसे उसने बड़ी आसानी से नाकाम बना दिया और चंद ही लम्हों में दोनों को मार मारकर अधमुआ कर चुका था। आस्तीन झटक कर दानीन के पास आया, जो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। तुम ठीक हो? प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा, मगर वो रोते नफी में सर हिला गई। क्या हुआ है, मुझे बताओ। चेहरे पर आए बाल कान के पीछे किए, होंठ से खून रस रहा था। पालाद ने सख्ती से लब खींच लिए। मेरा पाँव पाँव में दर्द हो रहा है। रोते हुए पाँव की तरफ इशारा किया। बालाज ने फौरन उसका पाँव देखा, जिसका अंगूठा खून में तर हो रहा था। ओ नो, क्या किया ये तुमने? पाँव पकड़कर उसका जायजा ले रहा था। मैंने नहीं किया। जब जब तुम चले गए थे मुझे छोड़कर, मुझे खुद ही भागना पड़ा, इसीलिए लगी है। नम आंखों में गुस्सा लिए उसे देखकर बोली। मैं नहीं गया था, समझ आई? जेब से रुमाल निकालकर पहले उसके होंठ का खून साफ किया, फिर उसी से उसका अंगूठा बांधने लगा। क्या कर रहे हो? तकलीफ हो रही है। खफी से पाँव दूर करना चाहा। बस थोड़ा सा दर्द होगा दानी, मत तंग करो। घूरकर उसका पाँव पकड़ा और रुमाल लपेट लिया। हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? उसके रुमाल लपेटती अपना पाँव घसीट लिया। इस वक्त तो नामुमकिन है, सुबह ही कुछ हो सकता है। एक गहरी सांस भरकर खड़ा हो गया। दानी ने ना समझी से उसे देखा। उठो, यहाँ नहीं बैठ सकते, किसी महफूज मकाम पर जाना होगा। उसके आगे अपना मजबूत हाथ फैलाया। दानी ने एक नजर उसके हाथ पर डाली, मगर नजरअंदाज करके खुद खड़ी होने लगी। बालाज ने बाजू लपेट कर उसकी जिद्दोजहद देखी, जो दरख्त का सहारा लेकर खड़ी हो रही थी। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, और ना ही किसी जंगली जानवर की कजा बनने का शौक है। उसके करीब आकर कमर में हाथ डाला और उसका बाजू अपनी गर्दन में डाल दिया। मैं खुद चल सकती हूँ, समझ आई? उसके साथ साथ चलते तब कर बोली। हाँ, मैं जानता हूँ। जवाब देते कोई ढंग की जगह देख रहा था, फिर एक घने दरख्त के नीचे ले आया। उसको एहतियात से बिठाकर जगह का जायजा लेता खुद भी बैठ गया। वो फौरन फासले पर हुई थी। क्या हुआ? बालाजी उसके खिसकने पर हैरत से उसे देखा। वो फौरन नफी में सर हिला गई। क्यों बचाया मुझे, जबकि जबकि खुद हवाले किया था तुमने रुदाबा और उदन को बचाने के लिए। चंद पल की खामोशी के बाद सूखे पत्तों को एड़ी के नीचे मसलते बहुत तल्ख लहजे में बोली थी। बालाज ने एक नजर उसे देखा। वो उसे नहीं देख रही थी। बेवकूफ लड़की, जो काम तुम कर चुकी थी उसे किसी तरह तो सुधारना था ना? उसकी बेयकीनी पर तप उठा था। और तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ देता तुम्हें उन लोगों के पास? उसका चेहरा अपनी जानिब करके उसके नैन कटोरों में झांकने लगा, जो उसे किसी और ही दुनिया में ले गए थे। वो किसी बगैर किसी पैसों पेश के और इस बात में हिला गई। हाँ, क्योंकि मैं मुसीबत हूँ तुम्हारे लिए, बस एक। नम लहजे में कहती अपने गिर्द अपने बाजू लपेटते रुख मोड़ गई। खौफ खत्म हुआ तो अब सर्दी का एहसास भी होने लगा था। बालाज ने सख्ती से अपने लब खींच लिए। ये वक्त उस बेवकूफ लड़की को समझाने का नहीं था। एक घूरी सी आवाज से मोबाइल चेक करने लगा। यहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे कि वो किसी से कांटेक्ट कर लेता। ऊपर से जगह भी खतरे से खाली ना थी। अचानक ही जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज से दानी ने चौंक कर उसे देखा। ये कैसी आवाजें हैं? सहम कर उसके थोड़ा करीब हुई। पार्टी कर रहे हैं, अब तुम्हारी आमद की वजह से कैंसिल तो नहीं करेंगे ना? नमस्काराना लहजे में बोलता सर दरख्त से टिकाकर आंखें बंद कर गया। दानी ने दांत पीसकर उसे देखा। तभी दोबारा कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, और इस बार काफी करीब से आई थी। वो बिल्कुल बालाज के बाजू से चिपक गई। देखो, वो करीब आ रहे हैं। उसे हिलाकर मुतवज्जा किया। बालाज ने नींव आंखों से उसे देखा था। भाई आओ, इसे ले जाओ, इसे वैसे भी मुझ पर यकीन नहीं है। थोड़ा जोर से बोला। दानी ने नम आंख के लिए जोर से उसके कंधे पर हाथ मारा। हाँ, तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं मर जाऊं और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, किसी को कोई सफाई भी नहीं देनी पड़ेगी। दरख्त पकड़कर खड़ी होने लगी। नमी गालों पर आ गई थी। बालाज ने हाथ पकड़ के करीब बिठाया और उसके गिर्द हिसार बांध दिया।
खामोशी से बैठ जाओ नानी, नहीं तो जंगल का भी ख्याल नहीं करूंगा। उसके बालों में मुंह छुपाते गंभीर लहजे में बोला। वो एकदम मजाहमत तर्क करती साकित हो गई। "छ- छोड़ो मुझे। ये एकदम घबराकर धड़कते दिल के साथ उसका हिसार तोड़ना चाहा। सुबह होने में 2 घंटे हैं, अभी सो जाओ। उसका सर अपने कंधे पर रखकर लबों पर उंगली रख गया। वो दंग से उसे देख रही थी। आंखें बंद करो, डपट कर बोला। वो फौरन आंखें बंद कर गई। दिल खौफ और उस शख्स की कुर्बत पर इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। बालाज भी टेक लगाकर उसकी लरजती पलकों को देखने लगा, जो सिर्फ उसकी धमकी पर बंद थी। उसके एक एक नक्श को असपर कर रहा था। दर्द की वजह से वो थोड़ी देर में नींद में चली गई थी। जब कोई गहरी सांस भरता सुबह होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसका सोना नामुमकिन था अब।